यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिकली, जो बहुत लोग नहीं जानते। किसी भी फीमेल के राइट फ्रॉम बर्थ नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं बॉडी में। ओके, एवरी मंथ नए एग्स नहीं आते। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। या सो दिस इज द फैक्ट कि जैसे जैसे एग्स की एजिंग होती है वैसे वैसे आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है। एट द सेम टाइम आफ्टर 35 वो एग्स की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग एबनॉर्मल बेबीज। क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक वुमेन करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वी हाईलाइटेड कि वुमेन को बहुत नौशिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, तो ऐसे में आर देयर एनी बेसिक प्रैक्टिसेस दैट दे नीड टू फॉलो कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीवियरली ना लें? क्या ऐसा कोई मेजर है जो एज अ कपल हम बोले कि अगर मैंने इतने टाइम तक अल्कोहल एंड स्मोकिंग क्विट कर लिया है तो आई कैन ट्राई फॉर कंसीविंग एंड इट विल लीड टू हेल्दी प्रेगनेंसी? स्मोकिंग इज एक्चुअली वेरी डेंजरस टू बोथ द सेल्स, ओके, स्पर्म के लिए भी एग्स के लिए भी। तो अगर एक दिन भी आप स्मोक बंद करते हैं तो आप समझें आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। 2 to 3 months का टाइम हम कभी भी ये मानते हैं कि वो जो डिलेटीरियस इफेक्ट्स थे, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, उनको वॉश आउट होने में जाता है। रीजंस क्या होते हैं प्रीमेच्योर बेबी होने के, और इज दिस समथिंग एज अ कपल वी शुड बी वरीड अबाउट? तो आपकी साइड से ऐसी कोई फूड आइटम्स हैं जो वुमेन को डेफिनेटली खाने चाहिए ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, और ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हम बोलेंगे कि कुछ भी मना नहीं है। ओके, द ओनली थिंग यू शुड अवॉइड इज द स्ट्रीट फूड, द फूड विच इज़ नॉट हाइजीनिक, स्टेल Okay. फूड, दैट्स इट। इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, इंक्लूडिंग पपाया। बनाना आपने लेना है, बनाना के लिए बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि नहीं खाना है, चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है, भिंडी नहीं खानी है, बच्चा अंदर चिपक जाएगा। वो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि बेबी अंदर यूट्रस में है, उसको मदर का ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है, आप जो खा रहे हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर जाके नहीं गिर रहा है, बच्चा खुला पेट में नहीं रखा हुआ है। व्हाट इज एन आईवीएफ एंड व्हाई वी रेकमेंड आईवीएफ? क्या ये आईवीएफ बेबीज डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बेबीज से? एब्सोल्युटली नो। आजकल ये केसेस बहुत दिख रहे हैं कि मदर्स के ड्यूरिंग द वूम ये लो लाइन प्लेजेंटा एज एन इशू अराइज होता है। क्या इज देयर एनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम दैट वी आर लीडिंग टू दिस स्टेट? No, this is again a Google thing, Okay. right? 20 weeks से पहले most of the times, or not exactly most of the times, but many times, the placenta is low lying. 20 weeks of pregnancy के बाद में वो migrate हो जाता है। लो लाइन प्लेजेंटा अगर आ जा रहा है और अगर वो अपवर्ड नहीं मूव करता है, पर इस केस पे क्या प्रेगनेंसी की डिलीवरी में प्रॉब्लम आता है या डिलीवरी अभी भी स्मूथली की जा सकती है? वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि मैं अगर अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या मेरे अंदर है, क्या उसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आवर ऑडियंस हैव बीन आस्किंग बैक एंड फोर्थ। तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अनइंटेंशनली एक मदर और फादर कर जाते हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्यू पीरियड्स? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि बेबी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, दीज आर एक्चुअली ग्लोबल हेल्थ इशूज़ नाउ। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, these are actually the pandemic globally. I think doctor, this is a much needed information out there. Yes. Because people know half of the information. Yes. कि if you are trying and you have a risk, you start taking the pills. क्या कंसीव करना चैलेंजिंग होता जा रहा है? मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। मिसकैरेजेस के बाद भी क्या कंसीविंग करना पॉसिबल है? बेबी मून पे जाने से पहले क्या ट्रैवल प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है बॉडी, तो क्या करना चाहिए? अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इसी तरह की और भी बातें हम कर रहे हैं अबाउट प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी इन आर डिस्कशन विद डॉक्टर मोनिका शर्मा, जिनका 23 साल का एक्सपीरियंस है इन गायनेकोलॉजी। शी इज एन एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट. She is the founder and director of Sparsh Women Hospital, a renowned center dedicated to women's health. बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे इसी तरह का कंटेंट अबाउट पेरेंटिंग हम आप तक पहुँचा सकें। हाय डॉक्टर मोनिका। हाय दर्शिता, वेलकम टू द पेरेंटिंग शो। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई एम श्योर हम बात करने वाले इन डेप्थ अबाउट प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी।
एंड आई एम श्योर मुझ जैसे और भी कपल्स होंगे जिन्हें ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा कि हाउ दे कैन प्लान इट बेटर. राइट. तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि प्री एंड देन पोस्ट एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो यहाँ पर एक बहुत अच्छा कोटेशन मुझे याद आता है कि वेन एवर अ चाइल्ड इज गेटिंग बॉर्न, द मदर इज साइमल्टेनियसली गेटिंग बॉर्न, बिकॉज बिफोर दैट शी वॉज नॉट अ मदर. Exactly. Yeah, so it makes a actually very big difference in life of all the females. Exactly. In fact, हम भी यही सोच रहे थे, we being in a part of this parenting journey, we are evolving from as a couple to a parent. Yes. So before we start in depth about pregnancy, what is the ideal age for a couple to get pregnant? Here I would like to mention हम female और male की age को separately देखते हैं because it is not same for the both. अगर हम फीमेल्स की बात करें तो एक्चुअली द राइट एज इज़ बिफोर 30. Okay. Yeah, so in the current scenario when everybody is too much career oriented, it sounds little weird कि before 30 कैसे, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, but this is true. So sooner is better. Sooner means ये नहीं है कि बहुत जल्दी आप 21-22 की एज में ही प्लान कर लें, but yes 25 से 30 के बीच वाला जो विंडो है that is perfect, that is generally risk free and complications free. एग्जैक्टली मैं आपसे यही पूछने वाली थी आफ्टर हियरिंग दैट ब्रैकेट कि यही टाइम है जब हम अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और उसी टाइम पे पीक पे पहुंचते हैं. राइट. तो ये राइट बैलेंस कैसे लाएं? देखिए दर्शिता, मैं हमेशा एक बात अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ लाइफ में आपको सीरीज़ में नहीं करनी होती है, सीरीज़ में मिलती नहीं है. इट ऑलवेज गोज़ पैरेलल. तो आपको अपना करियर एंड देन दिस प्रेगनेंसी जर्नी ये पैरेलल ही रखना होता है, बिकॉज दिस इज़ द स्टार्टिंग, दिस इज़ द बिगनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड. यहाँ से एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है जिसको आप पहले अपने अंदर नर्चर करेंगे और बाद में बाहर नर्चर करेंगे. So it's very important, and of course at the same time your career is very important, you cannot leave it. So जैसे कार ड्राइविंग, आपको गियर चेंज करना है, कभी आप जैसा आपके सामने आपको मिल रहा है पाथ, उसके अकॉर्डिंग आपको गियर चेंज करना है. सो आई थिंक फीमेल्स की पूरी लाइफ इसी पैटर्न पे चलनी चाहिए. आपको देखना है कि कहाँ क्या राइट है आपके लिए. जब लगता है, करियर की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली, तो अगर आपको लग रहा है कि रास्ता साफ है, एवरीथिंग इज़ फाइन, स्मूथ, योर जर्नी वुड बी गुड, so then take it to the highest speed which you can. Otherwise आप slow mode पे आ जाओ. So life को ऐसे balance करते करते मेरे ख्याल से that's the best way of choosing the priority and doing that at that particular moment. That is the best thing. I'm gonna take this learning for my rest of the things as well. Because this is so right, because it's always so difficult to choose. It is. But actually it is. You said it rightly. There's no need to choose. Yes. You can go hand in hand. Yes, of course. तो एज अ कपल हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए क्या कोई पहले मेजर्स लेने चाहिए सो दैट वी कैन कंसीव एंड लीड टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी? Yes, this is very right. You should always be knowing about your numbers. When we are talking about numbers, this is not your, of course, phone number. It is about your weight, number one, your age, which is very, very important, especially when we are talking about females. Then your blood pressures. And then the basic BMI, a little advanced things, but otherwise you should be knowing about the very basic numbers of yours. वो आपको ध्यान में रखने हैं. अगर आपका वेट थोड़ा सा हायर साइड में है तो आपको पहले उसको एक आइडियल विंडो में ले आना है. BMI आपका जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका वेट का रेशियो होता है वो थोड़ा सा आपका बैलेंस्ड वे में होना चाहिए. देन योर पीरियड साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ योर पीरियड्स आर रेगुलर, योर साइकिल्स आर परफेक्ट, देन यू कैन प्लान इट ऑन अ वेरी रूटीन बेसिस. बट अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स कहीं डिस्टर्ब्ड हैं, आपकी साइकिल जो है वो अनयूजुअली शॉर्टर है या लॉन्गर है, आपका फ्लो जो है वो परफेक्ट नहीं है जैसा होना चाहिए, सो यू कैन गो थ्रू, देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नाउ, वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और अदरवाइज यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर और योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दिस. No, rightly said. I think numbers are too important. Yes. Knowing that कि ये जो bracket है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, we are not touching exactly between 25 to 30. Yes. So it's good to consult a gynec and get the right numbers in place. Yes, because especially after COVID, we are seeing many different things now. Suddenly the ovarian reserve, the AMH, which we which we, if you heard about it, AMH is a test which is showing you the ovarian reserve कि आपकी बॉडी में कितने एग्स हैं, क्या कैपेसिटी है अभी फर्टिलिटी का, कितना और बाकी है, वो हम देख रहे हैं कि सडनली ड्रॉप हो रहा है. आई डोंट नो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड डायरेक्टली और दिस इज़ द स्ट्रेस जो कुछ लास्ट ईयर्स में अभी पूरी जनरेशन ने फेस किया है, तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं ये चेंज हो रही हैं, ये पहले नहीं था.
तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा, तो आपके जो रूटीन हेल्थ चेक होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, कुछ मिनिमम ब्लड टेस्ट हैं, वो आपको टाइम टू टाइम कर लेने चाहिए और आपके गायनिक के साथ में कंसल्ट कर लेना चाहिए। गॉट इट। सो अपार्ट फ्रॉम कोविड वी आर सेइंग कि ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी इम्पैक्ट करता है हमारे, बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है। और उसका जो हम करियर की बात कर रहे हैं, ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। अदरवाइज ऑल्सो द लेट मैरिजेस, द पोस्टपोनमेंट ऑफ कंसेप्शन, एक्चुअली दे डू मैटर। गॉट इट, गॉट इट। तो क्या हमें कोई सप्लीमेंट्स अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए? देखिए, हेल्दी रहना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, हेल्दी डाइट लेना, ये हमेशा ज़रूरी है, वेदर यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और नॉट। It is always necessary and practically everybody knows it. But it is difficult to implement in daily life. Exactly. Yeah, that is the biggest thing. तो कुछ भी आप ऐसा करो जो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन आपने जो है वो कुछ भी खा लिया, लाइफस्टाइल कुछ भी रख लिया, स्लीप वेक साइकिल बिल्कुल ऑल्टर्ड है, और फिर सडनली आप एक दिन प्लान करते हो कि नहीं अभी तो मैं स्विच, अभी तक जो ऑफ था उसको ऑन कर दूंगी, इट शुड बी टर्न ऑन, और यहाँ कल से मेरी लाइफ चेंज, और मॉर्निंग योगा या जिम स्टार्ट हो गया लाइफ, लेकिन उसको आप सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं होने चाहिए। जो भी करें उसको एक बैलेंस पे ऐसा लें जिसको आप लॉन्ग टर्म पे ले जा सकें। तो वो आपके लिए जो है वो आपको करियर को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपकी हेल्थ को भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। करेक्ट। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेगनेंसी, मतलब एक बैलेंस डाइट अपनी खुद की बॉडी में आना ज़रूरी है, हमेशा है। सप्लीमेंट्स आप हमेशा ले सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जैसे प्रेगनेंसी के लिए नोन है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर प्रेगनेंसी देन यू शुड बी हैविंग फोलिक एसिड, बट कितना है, किस कॉन्सेंट्रेशन में लेना है, कितने मंथ्स तक लेना है, यू कैन चेक विद योर डॉक्टर्स। अदरवाइज आप टाइम टू टाइम अपना रूटीन ब्लड टेस्ट करें, आपका हेमोग्लोबिन कितना है, शुगर लेवल्स, योर थायराइड इज ओके। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जनरल हेल्थ चेक का पार्ट भी होती हैं, तो ये आपका होना चाहिए। जनरली हम सिम्टम्स के साथ में चलते हैं। सो इफ़ योर वेट इज़ फाइन, योर साइकिल्स आर वेरी रेगुलर, योर फ्लो इज़ ओके, सो देन आपको कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता कि आपने टेस्ट करने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हेल्थ चेक करके ही प्रेगनेंसी प्लान करें, बट येस आज के टाइम में 1 या 2 बच्चे बड़ा मुश्किल से लोग प्लान करते हैं। तो जितना आप अवेयर रहेंगे अपने बॉडी के लिए, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो योर इमोशनल एंड साइक लेवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड बी नोइंग बिफोर हैंड दैट यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट और नॉट। इट शुड नॉट बी द प्रेशर फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम फैमिली। नो, आई थिंक राइटली सेड कि मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है देन फिजिकली। यस, एंड आई ऑलवेज से इट्स अ सॉइल विच नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर, बिकॉज पूरी क्रॉप्स जो है वो आगे यहीं पे आने वाली, पूरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आप तैयार करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको अपने आप को जो है वो मेंटली और फिजिकली आप जितना रेडी कर लेंगे उतना आने वाली जनरेशन अच्छी होगी। दैट्स सो नाइस टू से। बट हम ये कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ सेइंग कि मैं सही एज ब्रैकेट में ट्राई कर रही हूँ, मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया और आप कंसीव हो गए। सो व्हाट इज द एवरेज नंबर अ कपल हैज टू ट्राई टू गेट प्रेग्नेंट? यस, यहाँ पर एक मेडिकल टर्म होती है विच इज़ नोन एज फेकंडिटी। सो एवरी मंथ आपका जो फर्टिलिटी है जितना परसेंटेज, उसको हम फेकंडिटी बोलते हैं। इट्स नॉट लाइक इन जस्ट वन साइकिल यू हैव ट्राइड फॉर इट एंड यू हैव कंसीव्ड। So generally it is 25% when the couple is perfectly normal. Right? So in one cycle it is 25%. So cumulatively if we are looking at it, it should be around 4 to 5 months generally a couple takes before conception. It could be first cycle. I am not saying कि it could not be first cycle always. But अगर नहीं होता है first cycle में, तो you can easily try for 3 to 4 months. अगर आपको नहीं result मिल रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ में बात कर सकते हैं। अगेन हियर द एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, बिकॉज अगर आपका एज ऑलरेडी ज़्यादा है, जैसे हमने बात की कि अभी मैरिजेस बहुत लेट होती हैं, तो अगर आप ऑलरेडी 35 अचीव कर चुके हैं तो आपको आई थिंक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, राइट। तो आई थिंक एज एक मेजर फैक्टर है फॉर अस टू डिसाइड कि हमें कितना लंबा टाइम लगेगा कंसीव करने में। यस, तो देयर इज नथिंग टू वरी इनिशियली इटसेल्फ कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल है। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब हम तो एक्चुअली उसको फेल ही नहीं बोलते हैं। According to definition of infertility, when a couple is trying for achieve pregnancy without using any contraceptive measure, without using any protection, so then if it's not getting in 1 year time, then it is falling in the category of fertility issue or infertility. Otherwise not. Got it. Before we touch upon the topic of infertility, since we just mentioned about contraceptive pills, yes,
आज की जो हमारे पास अवेयरनेस अवेलेबल है अबाउट सेक्सुअल वेलबींग, पीपल हैव बिकम स्मार्ट इनफ टू यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्या उससे हमारी बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट होता है दैट कैन हैम्पर दी प्रेगनेंसी लेटर? Yes, over the counter oral contraceptive pills, they are not advised to be taken. Okay. You should always consult a doctor before starting taking it, always, because there are few no's for it. आपके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं, कुछ जिसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं यूज करने. इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग, लाइक इफ somebody is having migraine, so they should not use oral contraceptive pills. I think doctor, this is a much needed information out there. Yes. Because people know half of the information. Yes. कि if you are trying and you have a risk, you start taking the pills. Actually that's not that easy case. Yes. लेने में अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, योर और पैरामीटर्स आर नॉर्मल, आपका कोई एज सच कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को आप 10 ईयर्स भी यूज़ कर सकते हैं. आई मीन इतना लंबा ड्यूरेशन भी यूज़ किया जा सकता है. बट अगर आपकी फैमिली में कैंसर्स की हिस्ट्री है, अगर आपको माइग्रेन है, अगर कोई थ्रोम्बोसिस का हिस्ट्री है, हार्ट अटैक्स है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, देयर आर मेनी नोज फॉर इट, सो वो पहले एक बार आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आर एक्चुअली नॉट टू बी यूज्ड, नॉट टू बी टेकन. I think that is fairly said कि we should not take any pills without any recommendation. Yes. एंड सेकेंडली, जितना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ है उसके कुछ अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर कहीं कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं. लाइक देयर आर फ्यू डिजीजेस लाइक एंडोमेट्रियोसिस, जिसको जनरल टर्म्स में चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं, जहाँ उसी पीस का यूज़ ज़्यादा है, जहाँ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा है, वहाँ पर ये वाली डिजीजेस ज़्यादा हैं. Got it. Yeah. Since we talk about a lifestyle diseases जैसे PCOS, PCOD, thyroid, diabetes, इसका नंबर भी विद टाइम शूट कर रहा है. These are actually global health issues now. It's not only about India. These are actually the pandemic globally. So it was not only COVID. हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जिस तरह से प्रिवेलेंट होता जा रहा है, डे बाई डे इट इज़ इंक्रीजिंग, हार्ट डिजीज़ आर इंक्रीजिंग इन यंग पॉपुलेशन स्पेशली. उसी तरह से PCOD और कुछ और हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो भी अभी पेंडेमिक्स की तरह से आ रहे हैं. दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ न्यू लाइफ. तो क्या ये कंसर्निंग है हमारे लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? यस, PCOD के साथ में कई बार जो है वो कंसेप्शंस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि PCOD में जो बेसिक पैथोलॉजी है वो ये है कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो ऑल्टर हो जाता है, ओव्यूलेशन का डे ऑल्टर हो जाता है. समटाइम्स ओव्यूलेशन इज़ नॉट हैपनिंग. सो कंसेप्शन, अगर ओव्यूलेशन ही नहीं है, एग ही अवेलेबल नहीं है कंसेप्शन के लिए, तो कंसीव नहीं होगा. बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि कोई भी डिजीज़ धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती जाती है. ऐसा नहीं है कि राइट फ्रॉम डे वन आपका PCOD पता चला और आपको एकदम सारे प्रॉब्लम्स आ गए, है ना. सडनली इन अ डे यू आर गेटिंग अनवांटेड हेयर एंड योर पीरियड्स आर गेटिंग इरेगुलर एंड यू विल बी इनफर्टाइल. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट द सिनेरियो. ये बहुत धीरे धीरे होता है. तो टाइम टू टाइम आपके हेल्थ चेक होते रहें. थोड़ा आपका साइकिल डिस्टर्ब होने लगा, आपने कंसल्ट कर लिया, सोनोग्राफी पे बहुत जल्दी PCO डायग्नोज हो जाता है. देन ओनली सोनोग्राफी इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ, बिकॉज अभी क्या करती हैं आजकल की गर्ल्स, वो अपने लेवल पे जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर. एंड देन जैसे वहाँ पे मिलता है कि PCO मॉर्फोलॉजी, PCOM इज़ द टर्म विच विद जनरली गिव इन द कमेंट सेक्शन इन सोनोग्राफीज. सो वो जाके गूगल कर लेंगे कि हमको PCOM है, और वो उसके इम्प्रेशन से उस स्ट्रेस में चले जाते हैं कि देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज़, क्योंकि स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न फॉर PCO. लाइफ स्टाइल ऑल्टरेशन, डिस्टर्ब लाइफ स्टाइल, स्लीप वेक साइकिल का डिस्टर्ब हो जाना, स्ट्रेस, कॉम्पिटिटिवनेस, दीज आर द बेसिक रीजंस फॉर PCO. अभी उसमें अगर आपने और डिजीज़ को ऐसे ले लिया कि येस आई एम द पेशेंट और ये तो मुझे है, और आपने गूगल पे एक्सप्लोर कर लिया और आपने A to Z सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए, उसके बाद में फॉर अ डॉक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट सच पेशेंट्स, क्योंकि हमको सबसे पहले सिर्फ काउंसलिंग ही करना रहता है पेशेंट. राइट. तो काउंसलिंग करके उनको पहले आप नॉर्मल मेंटल बैलेंस पे लाओ, उसके बाद में मेडिकेशन वर्क करेगा, अदरवाइज मेडिकेशन वर्क ही नहीं करेगा. नो, आई एग्री. आई थिंक फियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको किसी भी चीज़ से बढ़ने से रोक देता है. हाँ, एक्चुअली ये जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल हो गई है ना, ये बहुत डेंजरस है. मेडिकल में तो हम यही मानते हैं कि ये बहुत डेंजरस है. पेशेंट के 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद में हमको ये पता चल जाता है कि वो गूगल करके आए. उस लैंग्वेज से पता चल जाता है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक मैं ये चीज़ डेफिनेटली अपनी ऑडियंस के पास पहुँचाना चाहूँगी कि गाइस प्लीज़ आप डॉक्टर से एडवाइस ले रेदर देन बीइंग योरसेल्फ अ डॉक्टर. आई थिंक दे आर डूइंग देयर जॉब फैंटास्टिकली एंड आई थिंक वी शुड फोकस ऑन देम रेदर देन आवरसेल्फ. Yes, PCOD के लिए तो this is very true because this is a global health issue now, and a very young females right from the age of 14-15 they are having this PCO kind of thing. So
much awareness is needed on this. आई एग्री डॉक्टर. डॉक्टर जब हम कंसीविंग की बात करते हैं तो आई थिंक द नेक्स्ट थिंग दैट हिट्स आवर हेड इज कि कैसे पता लगे कि अब हमने जब कंसीव ट्राई किया है दैट हैज़ लीड टू प्रेगनेंसी. आर देयर एनी अर्ली साइंस ऑफ इट टू रिकॉग्नाइज कि दैट वी आर प्रेग्नेंट? Generally no. Generally, and otherwise also if the symptoms are there, they are very vague. Okay. Yeah, so they are not the definitive symptoms. One can have some fatigue or lethargy kind of thing, tiredness in the body, or breast tenderness thing, some discomfort in the lower tummy, but it generally takes time. So the earliest thing which we do is generally a blood test which is done around 12 days after the fertilization window. So that is the earliest thing. Otherwise, symptom wise, if we are talking about generally no specific symptoms, you can get generally in 14 or 16 days time. Got it. So since we just talked about, and I think now I'll touch that topic, knowing that if everything is right, this is the track record that we have to follow. Now let's touch upon the pain point that we have, that is infertility. Right. And it's a booming concern across worldwide. Yes. अगर मैं stats की बात करूँ तो 60 to 80 million couple are affected due to infertility every year. Yes. जिसपे से 25% तो सिर्फ Indians हैं. Yes. Now every 1 in 6 couples, they are having it. And thankfully Darshita, you use the word couple. Because अभी भी हमारी सोसाइटी में ये एक तरह का एक परसेप्शन है, मिसपरसेप्शन है कि फीमेल्स आर बेसिकली इनफर्टाइल. Yes. एंड द ट्रूथ इज 50% मेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, 50% फीमेल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है. इफ वी आर यस, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स, दोनों का इक्वल नंबर है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ कपल. मैं इनफैक्ट मेरे पास में पेशेंट्स भी आते हैं तो कभी कभी वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम किस में है. और मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि ये कपल का प्रॉब्लम है. आप एज अ यूनिट हमारे पास में हो, हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये मेल का प्रॉब्लम है या फीमेल का प्रॉब्लम है. अगर हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, मैं सोशली इसको डिफरेंशिएट नहीं होने देना चाहती हूँ. मेडिकली तो ऑफ कोर्स वी नीड टू डू इट बिकॉज वी नीड टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट. बट सोशली ये जो पॉइंट है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टिल इट्स अ टैबू. आई एग्री, बिकॉज प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि वो फीमेल बॉडी में है या मेल बॉडी में, इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड. यस. तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या, और क्या कोई तरीका है कि इनफर्टिलिटी ना हो किसी की बॉडी में? इनफर्टिलिटी ना हो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बहुत अर्ली हम उसको डिटेक्ट और डायग्नोस कर सकें और उसका ट्रीटमेंट जो है वो टाइमली कर सकें. राइट. और जहाँ तक आपने बोला कि ना हो, तो वो जो है वो प्रिवेंशन वाली चीज़ें हैं. उसमें फिर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल, अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल, कीपिंग योर बॉडी वेट इन आइडियल विंडो, वो सारे चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. लेकिन अगर हमको फर्टिलिटी को चेक करना है तो फॉर मेल्स इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेस्ट, दैट इज द सीमेन एनालिसिस. वेरी सिंपल टेस्ट. अभी भी हमारे पास में बीइंग सिटिंग इनटू अ फर्टिलिटी क्लिनिक, आई वुड से अभी भी हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट को और MBBS डॉक्टर्स को दिखा के पेशेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर सिर्फ फीमेल का वर्कअप हुआ है, मेल का वर्कअप ही नहीं हुआ है. राइट. जबकि जो इनिशियल टेस्ट है वो बेसिक टेस्ट इतना सिंपल है, सीमेन एनालिसिस. उसके बेसिस पे अगर उसमें कहीं कुछ एबनॉर्मलिटी है पैरामीटर्स में तो फिर हम आगे एडवांस टेस्ट के लिए जाते हैं. अदरवाइज दिस बेसिक टेस्ट इज सफिशिएंट इनफ. तो हम ये कह सकते हैं वो बेसिक टेस्ट इटसेल्फ हमें हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई कि इनफर्टिलिटी है कि नहीं है. यस. मेल पार्ट पे. और फीमेल पार्ट पे पहले आपके सिम्टम्स, ठीक है, अगर आपके साइकिल्स कैसा है वो सब देखने के बाद में then your sonography, which is a very very basic tool to see your uterus and ovaries and everything about it. And then there are few tests related to blood tests like आपका thyroid, prolactin, hormones normal हैं. then आपका ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स कैसा है. तो फेलोपियन ट्यूब्स के लिए भी हम कुछ एडवांस सोनोग्राफी जो है वो कर लेते हैं, या फिर लैप्रोस्कोपी, एडवांस ऑपरेटिव प्रोसीजर आ गया वो, जब और कुछ चीज़ों से हमको नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, तो फाइनल डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो है वो लैप्रोस्कोपी से होता है. बट जो बेसिक टेस्ट है ना, इनिशियल बिगनिंग में जो टेस्ट करने होते हैं, दे आर वेरी सिंपल. आई मीन एनीबडी कैन डू इट एनी टाइम. उसके लिए कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है. ये तो बहुत अच्छी बात है टू नो कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने का प्रोसीजर डिफिकल्ट नहीं है. हाँ. अगेन द फैक्ट इज फियर, कि लोगों को ये डर है कि कहीं कुछ निकल आएगा इसलिए टेस्ट ही मत करो. बट दैट इज एक्चुअली इग्नोरेंस. आई थिंक यू आर राइट. लोगों का फियर है कि कमी मुझ में ना दिख जाए. हाँ, मुझ में ना दिख जाए और कमी दिखे ही नहीं. सो दिस इज बेसिकली, कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस. तो आप उस इग्नोरेंस में बहुत टाइम तक जो है वो टाइम निकाल देते हो. सो बेटर टू गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन
एट वेरी अर्ली स्टेज, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको हम टाइमली डिटेक्ट करें, बिकॉज अगेन योर एज इज ग्रोइंग, एज इज पासिंग, तो वो एज वाला फैक्टर तो हमेशा एड ऑन हो जाएगा बेसिक चीज़ जो भी होगी उसके साथ में। राइट डॉक्टर, मैं एक चीज़ पे आपसे जानना चाहूँगी कि शैल वी कॉल दिस एज अ कमी, या इज दिस समथिंग दैट इज क्योरेबल एंड वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट? हाँ, मैंने आई डोंट नो दर्शिता कब ये चीज़ लर्न की थी अपने लाइफ में। मुझे करीब 20 ईयर्स हो गए, मोर देन 20 ईयर्स गायनी में प्रैक्टिस करते करते। मैं इनफर्टिलिटी टर्म ही यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने कहीं ना कहीं लर्न किया था, विच आई रियली लाइक्ड द वर्ड सब फर्टिलिटी। सो इट इज़ लोअर देन नॉर्मल, बट दिस इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट वैल्यू. It is curable, it is treatable. With advancement of science, you can treat it. So why should a couple should be labeled as infertile couple? There are always options. आज उनका fertility थोड़ा normal से कम है, हो सकता है, बट साइंस के एडवांसमेंट के साथ में इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में कि कल को वो फर्टाइल रेंज में आ सकते हैं या कल को वो पेरेंट्स हो सकते हैं. सो आई ऑलवेज राइट सब फर्टिलिटी. आई नेवर राइट इनफर्टिलिटी टू एनी कपल. आई एम ग्लैड. सो इनफर्टिलिटी इज नॉट टैबू एनीमोर. नो, इट्स नॉट. एक्चुअली इट इज नॉट. आपने एक चीज़ मेंशन की थी कि इनफर्टिलिटी के रीजंस, द टाइप ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव कैन बी अ प्रोबेबल कॉज. यस. तो क्या ऐसा कोई मेजर है जो एज अ कपल हम बोले कि अगर मैंने इतने टाइम तक अल्कोहल एंड स्मोकिंग क्विट कर लिया है तो आई कैन ट्राई फॉर कंसीविंग एंड इट विल लीड टू हेल्दी प्रेगनेंसी? स्मोकिंग इज एक्चुअली वेरी डेंजरस टू बोथ द सेल्स. ओके. स्पर्म के लिए भी, एग्स के लिए भी. नेचुरली मेल्स में स्मोकिंग का हम जो है वो इंसिडेंस ज़्यादा देखते हैं. तो अगर एक दिन भी आप स्मोक बंद करते हैं तो आप समझें आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं. नाइस. आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं. दिस इज ट्रू फॉर एवरी सेल इन द बॉडी. लाइक आपके लंग्स की अगर हम बात करें, आपके हार्ट की बात करें, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनकी बात करें, या फिर हम आपके फर्टिलिटी सेल्स की बात करें, तो जिस दिन से आप स्मोक क्विट करते हैं वहीं से आप समझें कि आप हेल्दी डायरेक्शन में वापस से आपने यू टर्न ले लिया. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो 2 to 3 months का टाइम हम कभी भी ये मानते हैं कि वो जो डिलेटीरियस इफेक्ट्स थे, उसके जो साइड इफेक्ट्स थे, उनको वॉश आउट होने में जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन चेक योर सीमन एनालिसिस के साथ में हम ये देख सकते हैं कि पहले जो हमको एबनॉर्मल सेल्स मिल रहे थे या काउंट्स कम थे, उसमें कितना हमको इम्प्रूवमेंट हुआ. दिस इज अ सिंपल टेस्ट. मंथ में या 2 months में एक बार आप टेस्ट कर ही सकते हैं. दिस इज नाइस. आई थिंक फॉर एवरी अदर कपल हु वांट्स टू बी अ पेरेंट इन फ्यूचर, आई थिंक 2 से 3 महीने का गैप रख के इन सब चीज़ों को क्विट करके दे कैन इंश्योर कि वो राइट ट्रैक पे है. हाँ, मुझे कई बार जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं कपल्स में, नेचुरली मेल फैक्टर्स भी हम रूटीन में देखते हैं और ट्रीट करते हैं, तो बाद में वो मुझे यही बोलते हैं जब बच्चा हो जाता है कि मैडम बच्चा तो हुआ पर आपने हमारी पूरी ज़िंदगी को सात्विक कर दिया. दैट इज़ एक्चुअली नीडेड. और उसके इम्पैक्ट्स दिखते हैं. हमने कुछ मेजर चेंजेस नहीं कर दिया या कोई बहुत ऐसे मिरेकुलस मेडिकेशंस हमने नहीं दे दिए पेशेंट्स को, लेकिन उनके खुद के एफर्ट से लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में थिंग्स हैपन. तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड इज अ ट्रू मिरेकल इन आवर लाइफ. यस, इट इज ऑलवेज. एक और चीज़ मुझे आपसे जाननी थी कि अगर प्रेगनेंसी इज़ अ चैलेंज नाउ, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मे बी वी टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, क्या इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसे आई कैन बी प्रेग्नेंट इन फ्यूचर? चैलेंज प्रेगनेंसी को एक तो मैं नहीं बोलूँगी, है ना, चैलेंज नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आपका माइंडसेट, आपकी प्रिपरेशन उस डायरेक्शन में होनी चाहिए. इफ़ यू आर अ करियर ओरिएंटेड वुमेन, तो भी आपको बैक फ्रेम ऑफ माइंड में कहीं एक थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा प्रिपरेशन करके रखना है इसके लिए. सेकेंडली, मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के साथ में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हैं, जैसे कि एग फ्रीजिंग. सोशल एग फ्रीजिंग इज़ अ वेरी वेरी ट्रेंडी टॉपिक टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आप अपने सेल्स को, जिस समय आपने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व करके रख लेना है फॉर फ्यूचर, अभी मुझे मदर नहीं बनना, अभी मुझे पेरेंट नहीं बनना है, आई एम नॉट ऑप्टिंग दैट थिंग इन लाइफ एज ऑफ नाउ, बट आई कैन फ्रीज माई एग्स एट दिस एज. अगर सपोज कोई एक लेडी 30, 31, 32 की एज में ये डिसीजन करती है और अपने एग्स फ्रीज कर देती है, तो उसके एग्स उसी एज पे फ्रीज हो रहे हैं. अब उसकी एज इंक्रीज हो रही है पर उसके एग्स जो हैं वो उसी एज पे फ्रीज हैं हमारे पास में. सो इन फ्यूचर शी कैन यूज दैट. You are getting my point? हाँ, exactly. मतलब there is a concept of delaying a pregnancy.
यस, मतलब आई नीड टू बी वरीड कि मैं अब 30 पे हो गई हूँ, मुझे अभी के अभी प्रेगनेंसी प्लान करनी ही पड़ेगी. बहुत सारे सेलिब्रिटीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग द इंडियन सेलिब्रिटीज, दे आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, हु ऑप्टेड फॉर egg freezing at a earlier age I would say, and then opting for pregnancy at a later age like 35 or 40. ओके, क्या ये एग फ्रीजिंग का कोई टाइम पीरियड है कि इतने टाइम तक आप फ्रीज रख सकते हो? और एग्स को तो हम पूरा लाइफ टाइम फ्रीज कर सकते हैं, बट हियर अगेन द थिंग, द सूनर इज बेटर, क्योंकि जितना यंग एज में आप अपने एग्स को प्रिजर्व कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे, उतना एग्स की एजिंग कम होगी. यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिकली, जो बहुत लोग नहीं जानते. किसी भी फीमेल के राइट फ्रॉम बर्थ नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं बॉडी में. ओके, एवरी मंथ नए एग्स नहीं आते. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. या एवरी मंथ सिर्फ वो जो है वो आगे के स्टेज पे जाएंगे एग्स, अदरवाइज नंबर ऑफ एग्स आर फिक्स्ड. इसीलिए एज का इतना बड़ा रोल है कि जैसे जैसे आपकी एजिंग हो रही है वैसे वैसे एक तो नंबर ऑफ एग्स कम हो रहे हैं बॉडी में, सेकेंडली जो एग्जिस्टिंग एग्स हैं उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है बिकॉज दे आर अगेन एजिंग. ओके ओके, सो दिस इज द फैक्ट कि जैसे जैसे एग्स की एजिंग होती है वैसे वैसे आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती जाती है. एट द सेम टाइम आफ्टर 35 वो एग्स की क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. देयर आर चांसेस ऑफ हैविंग एबनॉर्मल बेबीज. तो अगर मुझे एग फ्रीजिंग ऑप्ट करना है तो मुझे भी टाइमली ऑप्ट करना पड़ेगा? टाइमली ऑप्ट करना है. 30, 31, 32 ये वाला जो एज है इसमें अगर कोई एग फ्रीजिंग ऑप्ट कर लेता है तो उसके एग्स हमको यंग एज में हमने फ्रीज करके रख लिए, and then they can plan for pregnancy at a later age, like whenever they are having their male partner available, or they can, a single mother also can go for pregnancy, because अभी इंडिया में infertility पे पूरा लॉ है, ART एक्ट है इस पे. सो ART एक्ट अलाउ करता है एक सिंगल लेडी को प्रेग्नेंट होने के लिए. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. तो जब हमने एग फ्रीजिंग की बात की और हम ये कह रहे हैं कि हम इसको लेटर स्टेज पे कर सकते हैं, तो क्या हमारी बॉडी भी उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए या दैट कैन लीड टू एबनॉर्मल बेबीज? नो, अगर एग आपके जो हैं वो अर्ली एज में फ्रीज कर लिए गए हैं तो एबनॉर्मल बेबीज आपको नहीं होंगे. ओके, मतलब आपकी बॉडी से उसका कोई मतलब नहीं? आपकी बॉडी से उसका, हाँ, लेकिन आपकी बॉडी से जुड़ी हुई कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास में IVF सेंटर है तो नेचुरली जो लेट एज वाली फीमेल्स हैं और प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो हम बहुत सारे डील करते हैं. तो हाइपरटेंशन लाइक बीपी का इंक्रीज हो जाना, शुगर होना, अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स या उसके इम्पैक्ट्स बॉडी पे हो सकते हैं. तो कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है, बट एबनॉर्मल चाइल्ड वाला जो है वो एक चीज़ हम पूरी तरह से यहाँ पर रूल आउट कर सकते हैं. नाइस नाइस, गुड टू हियर दैट कि मेरी बॉडी अगर मैं मान के चल रही हूँ कि वीक है एंड आई वांट टू हैव अ चाइल्ड, दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. यस यस, यू आर हैविंग ऑप्शंस अवेलेबल नाउ. ओके, तो आपने जैसे भी IVF मेंशन किया, मतलब व्हाट इज एन IVF एंड व्हाई वी रेकमेंड IVF? IVF is simply, if we are talking about IVF, then IVF is in vitro fertilization. In vitro means body के बाहर. Correct. So normally fertilization takes place in a body. Right. In a fallopian tube of a female. Generally it takes place over there. But when we are doing IVF, then we are making the fertilization happen in a lab. Okay. So we are taking the eggs out, we are taking the semen, sperms, and then sperm और egg का जो meeting है, fertilization है, वो हम बाहर lab में, embryology lab में करवा रहे हैं. Okay. Simply this is IVF. Okay. Right? So if somebody is freezing their eggs, तो ये egg हम बाद में कभी भी future में use कर सकते हैं fertilization के लिए. Okay. और अभी हमको क्योंकि eggs body से निकालने रहेंगे तो हमको IVF का जो initial procedure होता है वो करना रहेगा. Got it. Right? Otherwise eggs are there in ovaries. तो आप ओवरीज से उनको निकालोगे कैसे? और एक साइकिल में एक ही एग डेवलप होता है जनरली. ठीक है. तो IVF के प्रोसीजर में हम कुछ इंजेक्शंस देके मल्टीपल एग्स डेवलप करवाते हैं आपकी बॉडी में, और फिर उन एग्स को जिस दिन वो मैच्योर होते हैं उस दिन फाइनल एक ट्रिगर इंजेक्शन देके और हम उनको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं. दिस इज सिंपल प्रोसीजर डन अंडर ऑफ कोर्स एनेस्थीसिया. अभी नए कुछ कंसेप्ट आए हैं कि अब ये लोकल एनेस्थीसिया में भी हम करने लगे हैं. तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, सोनोग्राफी गाइडेड एक प्रोसीजर है जिसमें कोई सर्जरी या ऑपरेशन नहीं है. एक पतली सी निडल अंदर जाती है, ओवरी से जाकर वो एग्स लेकर आती है. ओके, नाइस. मतलब ये प्रोसीजर भी और सिंपल हो चुका है. ये प्रोसीजर भी और सिंपलर और होता जा रहा है. एंड मेडिकेशंस आर अगेन वेरी सेफ. मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स जो मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ, थ्योरी में तो हम जानते ही हैं कि जनरली अभी जो इंजेक्शंस अवेलेबल हैं
उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. बट लास्ट 6 years से मैं अपने सेंटर पे भी देख रही हूँ, मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स दे आर वर्किंग फीमेल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑफिसेज जस्ट टू टेक इंजेक्शन एंड दे आर कम्प्लीटली आई मीन ओके एंड एज नॉर्मल एज द अदर पीपल आर, बिकॉज उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इंजेक्शन के. तो आप जनरली IVF कब रिकमेंड करती हैं? उसके अपने कुछ फिक्स्ड इंडिकेशंस हैं, लाइक अगर और किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन से नेचुरली तो नहीं ही हो रहा है, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन बॉडी में नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, या प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, फिर उसके बाद में कुछ ट्रीटमेंट है, लाइक कुछ मेडिकेशंस हो गए, हमने उनको देके थोड़ा टाइम देख लिया, हमने IUI जैसे छोटे प्रोसीजर्स ट्राई कर लिए, उसके बाद में भी अगर नहीं हो रहा है देन IVF इज द ऑप्शन. और अदरवाइज इफ द फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, है ना, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो अंदर पैसेज ही नहीं है. करेक्ट. हाँ. सेकेंडली अगर एजोस्पर्मिया है, लाइक अगर जो स्पर्म काउंट जिसको निल बोलते हैं, वो वाला केस है कि वहाँ पर हस्बैंड में ये इशू है कि कहीं पे ट्यूब्स में ब्लॉक है, ओके पैसेज में ब्लॉक है, तो बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन होता है पर स्पर्म्स बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है. तो ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत अर्ली स्टेज में जैसे ही हम डायग्नोसिस करते हैं वहीं पे हम IVF सजेस्ट करते हैं, बिकॉज और कोई यहाँ पर जरिया नहीं है फर्टिलाइजेशन का बॉडी में होने का. ओके. सो देयर इज अ मिथ फ्लोटिंग इन द मार्केट. अब वो मिथ है कि नहीं, मुझे वो आपसे जानना है. क्या ये IVF बेबीज डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बेबीज से? एब्सोल्युटली नो. This is one of the biggest myths I've ever seen, ever heard about. Absolutely no. क्योंकि अभी तो हमने practically इतने babies हमारे पास में देख लिए. So again the same thing. Only the fertilization is taking place outside the body. Right. Otherwise जैसे वो embryo बना fertilization के बाद में वो वापस फीमेल के वाइफ के वूम्ब में अंदर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, and the rest of the things will be same as in the routine pregnancy they are. So the complete 9 months journey is same. So it's not a myth, guys. Yes. We have talked about how can we get pregnant, but there are chances, there are couples out there जो avoid करते हैं pregnancy होना and they end up aborting the child. ऐसे में वुमेन की बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या ये लेटर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? हमेशा नहीं. अगर आप मेडिकल वेज से अबॉर्शन के लिए प्लान करते हैं, सो देन सूनर द डिसीजन इट वुड बी बेटर फॉर यू. लाइक अगर 5 weeks 5 point some कुछ वीक्स अगर आपके हुए 5 to 6 weeks टाइम, तो आप मेडिसिन के साथ में जो है वो अबॉर्ट कर सकते हैं. ओके. जनरली मेडिसिन के साथ में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट अगेन आई वुड से आपको अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करना है. ऐसा नहीं कि आपने जाके मेडिकल शॉप से मेडिसिन ले लिया और खा लिया, बिकॉज उसको लेने का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है. उसके बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो करके चेक करना है कि वेदर द प्रोसीजर द प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड और नॉट. अभी यूट्राइन कैविटी जो है बाद में पूरी तरह से एम्प्टी है, अंदर कुछ नहीं रह गया है, कोई पीस नहीं है, नथिंग लेफ्ट इनसाइड. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर सर्जिकली डील कर रहे हैं यानी कि प्रेगनेंसी थोड़ा एडवांस हो गया है, तो ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है अगर इम्प्रॉपर वे में इसको डील किया गया, या जो करने वाला डॉक्टर है वो बहुत क्योंकि इसको लेके लॉ है इंडिया में, यू नो, बिकॉज इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट इशू. तो अगर प्रॉपरली डील नहीं हुआ, सपोज करने वाले के पास में बहुत अच्छा स्किल नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, वो डिग्री होल्डर नहीं है, अगर सेटअप अच्छा नहीं है, इन्फेक्शन अगर अंडर बॉडी में चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है, तो कभी कभी किसी केस में ये पूरा लाइफ आपको इनफर्टिलिटी वाले प्रॉब्लम्स दे सकता है. इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारी जो पहले वाली जनरेशन हैं वो घर में हमेशा बोलती हैं कि पहला बच्चा है तो कभी उसको अबॉर्ट मत करो, उसको होने दो. करेक्ट. और ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग इनफर्टिलिटी आ जाती है पेशेंट्स को, क्योंकि अंदर इतना, मैं बोलूँगी उसको इतना ब्रूटली डील कर देते हैं वो कि वो पूरा का पूरा टिश्यू अंदर जो होता है एंडोमेट्रियम हम जिसको बोलते हैं यूट्रस के अंदर का, वो डैमेज हो जाता है और फिर वो बाद में पूरा आपस में अडहेजन्स होकर चिपक जाता है. तो अंदर कोई स्पेस ही नहीं बचता लाइफ में कभी प्रेगनेंसी आने का. या कभी कभी यूट्रस जो है वो परफोरेट हो जाता है ना, वो पूरा फट जाता है. तो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैंड्स में हैं, जनरली अच्छे सेटअप्स में, क्लीन सेटअप्स में हैं और आपका डॉक्टर वेल क्वालिफाइड है, तो फिर आप इसको बहुत ईजीली भी टैकल कर सकते हैं. पर ये है कि अबॉर्शन को बहुत माइंडफुली प्लान करना चाहिए कि yes. आप अगर ये इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं. यस, प्रैक्टिकली डेली हमको इस तरह के कपल्स मिलते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अबॉर्शंस किए हैं और अभी वो जो है वो फर्टिलिटी इश्यूज से परेशान है. करेक्ट. देयर इज वन मोर प्रॉब्लम व्हिच वी हैव सीन इन वुमेन दीस डेज इज ओवेरियन सिस्ट. ये क्या है और इसको क्या ओवरकम किया जा सकता है? क्या इससे प्रेगनेंसी चैलेंजेस हैं? यस, ओवेरियन सिस्ट इट्स अ वेरी वेरी कॉमन डायग्नोसिस, बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ओवेरियन सिस्ट बहुत सारे वैरायटी के होते हैं. ओके. इट कुड बी
छोटा छोटा सा सिंपल सिस्ट, जैसे पीसीओडी हमने बात की, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, सो दोज आर नॉट बेसिकली ओवेरियन सिस्ट, दीज आर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। वहाँ पे सिस्ट का साइज है वो मिलीमीटर्स में है। ओके। लेकिन उसको भी जब लोग को ये सर्च करेंगे नेट पे तो वो परेशान हो जाएंगे कि हमको तो ओवेरियन सिस्ट है, जबकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डायग्नोसिस। फिर ओवेरियन सिस्ट जो है एज सच वो भी बहुत तरह के होते हैं। सिस्ट के अंदर क्या मटेरियल एक्चुअली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कुड बी जस्ट अ सिंपल लिक्विड, वाटरी कंटेंट जैसा होता है वो वाले सिस्ट बिल्कुल बिनाइन होते हैं एंड वी कॉल देम सिंपल सिस्ट। मेडिकली भी हम उनको सिंपल सिस्ट बोलते हैं। ओके, ठीक है। उसमें अगर साइज बहुत बड़ा नहीं है तो फिर जनरली उसमें हमको या तो कुछ नहीं करना है या बहुत छोटे से मेडिकेशन के साथ में 1 से 2 महीने में वो पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। ओके। देन देयर आर सिस्ट विच आर एक्चुअली ब्लड कंटेनिंग, जो हेमरेजिक सिस्ट होते हैं, उनका अपना अलग ट्रीटमेंट है। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स में हो सकते हैं। देन देयर आर चॉकलेट सिस्ट, जिसमें चॉकलेट जैसा मटेरियल भरा हुआ होता है। द डिजीज इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा देर पहले भी बात की थी। करेक्ट। वो जो है वो प्रॉब्लम देने वाली चीज़ है, वो फर्टिलिटी को भी हैम्पर करता है और उसमें आपका ओवेरियन रिजर्व भी कॉम्प्रोमाइज होता है। सो सिस्ट की कैटेगरी क्या है, सिस्ट का साइज क्या है, ओवरी का कितना पार्ट उसने जो है वो ऑक्यूपाई करके रखा है, आप फर्टिलिटी के लिए प्लान कर रहे हैं या सिस्ट आपको कोई और ट्रबल दे रहा है लाइक पेन और सम पीरियड इश्यूज। सो इस तरह से पूरा बाइफर्केट करके और हम इसको पूरा क्लासिफाई करते हैं। सो अगेन द सेम थिंग, गूगल पे ना जाएं, गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देता है बट द इन्फॉर्मेशन आर वेरी वेग एंड प्रैक्टिकली एवरी पेशेंट इज हैविंग सम यूनिक और स्पेसिफिक थिंग्स एंड चैलेंजेस। तो वो पेशेंट की नीड और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमको एड्रेस करना होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिस्ट है तो आपकी पूरी ओवरीज निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। ओके। So there are medical management options available. Then there are surgical options. Surgical options में भी हम हमेशा सिस्टेक्टमी को प्रेफर करते हैं। लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी जो मैं पिछले 15-20 सालों से कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही सिंपल टूल लगता है पेशेंट को। डे केयर प्रोसीजर या जस्ट 1 डे हॉस्पिटल एडमिशन के साथ में होता है। हम एक छोटा सा होल करते हैं, लैप्रोस्कोपी या दूरबीन जैसी चीज़ अंदर जाती है और उससे हम सिस्ट को डील करते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज टू बी अ सिस्टेक्टमी, इट्स नेवर टू बी ओवरेक्टमी, यानी कि पूरा ओवरी को हमको कभी नहीं रिमूव करना होता। बीइंग अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, मुझे ओवरी से इतना एफिनिटी है और मतलब मैं उसके लिए एक जैसे बच्चे के लिए आप खड़े हो जाते हो ना मदर की तरह उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसा मैं फील करती हूँ किसी भी पेशेंट के लिए कि 5% ओवेरियन टिश्यू भी अगर हमको हेल्दी मिल रहा है तो हमको उसको सेव करके रखना है, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर फर्टिलिटी। आई थिंक आप जैसे डॉक्टर से बात करके इतना रिलीफ मिल रहा है कि ना कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है। आई थिंक यू हैव अ सॉल्व फॉर इट। यस दर्शिता, मेडिकल हमारे पास में मेडिकल नॉलेज और स्किल है, देन काउंसलिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पेशेंट को ये फेथ जो होता है ना मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो हमको जगाना होता है। एक्चुअली मेनी टाइम्स दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फेयर अबाउट इट कि पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पता नहीं क्या होगा, हमारा को तो कुछ मालूम ही नहीं होगा, हम अंडर एनेस्थीसिया होंगे और शायद बाहर आएंगे तब तक पता नहीं कुछ हमारे साथ में मेजर हो चुका। तो उनको ये एक ट्रस्ट और फेथ हमको दिलाना होता है। उनको काउंसलिंग जो है वो बहुत, एंड ऑफ कोर्स इमोशनल एंड साइक थिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहले वो उस फियर को ओवरकम करेंगे तो वो किसी भी फिजिकल डिजीज़ के साथ में फाइट कर लेंगे। जो सारे चैलेंजेस हैं वो एक्चुअली साइक लेवल पे हैं, सारा माइंड गेम है। नो आई एम ग्लैड, क्योंकि डॉक्टर आई थिंक आप जैसे डॉक्टर ही हैं जो इतना मोटिवेशन बढ़ाते हैं और ये हर फियर कट डाउन कर देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल द डॉक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि ये जो कंफर्ट स्पेस मुझे आपसे बात करके मिल रहा है, आई थिंक मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। थैंक यू सो मच दर्शिता, दिस इज ऑल ऑलमाइटीज ग्रेस। मुझे लगता है हर डॉक्टर के अंदर ये एलिमेंट होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप हील करना चाहते हैं किसी को, तो हीलिंग जो है इट्स अ वेरी वास्ट टर्म। वो हीलिंग जब तक आप साइक लेवल इमोशनल लेवल पे नहीं करोगे तब तक फिजिकल बॉडी की तो हो नहीं सकती। एग्जैक्टली, आई थिंक यू आर कम्प्लीटली राइट। जब तक मेरा वो कंफर्ट स्पेस नहीं है मैं शायद आपको टच भी ना करने दूँ। एग्जैक्टली। एक और प्रॉब्लम है विच आई हैव बीन हियरिंग अराउंड थ्रू माय फ्रेंड्स कि उन्हें पीरियड्स नहीं आते हैं, और पीरियड्स नहीं आने से क्या कोई चैलेंज है जो लेटर इम्पैक्ट कर सकता है प्रेगनेंसी में? यहाँ पे वापस 2 चीज़ है। पीरियड नहीं आते हैं मतलब इट्स 2-3 months amenorrhea they are having. I mean periods are not there for 2 months, 3 months, 4 months. Yes, for a longer period. For a longer period, which is a common symptom of again PCOD.
और थायराइड और प्रोलैक्टिन रिलेटेड हार्मोनल इश्यूज। बट कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्राइमरी एमेनोरिया बोलते हैं, यानी कि आज तक उनको कभी मेनार्की अटेन ही नहीं हुआ। मतलब कभी लाइफ में पीरियड्स आए ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कि बिल्कुल भी नहीं आए? ऐसा भी होता है। तो आपके जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कभी आपने सुना हो, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, वहाँ से अगर हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं है या बहुत कम है तो आपकी बॉडी में जो है वो इस तरह की कंडीशन बन सकती है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी ओवरीज जो हैं वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वर्क ही ना कर रही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी फीमेल की बॉडी में यूट्रस ही नहीं है। देयर इज नो एब्सेंट यूट्रस। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहले हमको ये वर्कअप करना होता है कि पीरियड्स अगर कभी भी नहीं हुए हैं तो उसका क्या रीज़न है, एक्चुअली जो डिजीज़ है वो कहाँ पर है, एंड अकॉर्डिंगली वी एड्रेस दैट। सो क्योंकि हमने यहाँ पर बात की अभी पीरियड्स नहीं होने की और ये कैसे फर्टिलिटी को या लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो ऑफकोर्स दो बड़े चीज़ें हैं इसमें। एक तो आपकी बॉडी में हार्मोन डेफिशिएंसी होगी, तो बहुत सारे उसके अदर देन पीरियड्स दूसरे इम्पैक्ट हो सकते हैं आपकी बोन पे, आपकी हार्ट हेल्थ पे। एंड देन फर्टिलिटी वाले चीज़ को तो अभी हम लोग IVF के साथ में, अभी इस पर ऐसे 8 केसेस ऑलरेडी कर चुका है जहाँ पर उनको कभी भी पीरियड्स हुए ही नहीं लाइफ में। वहाँ पर लेकिन यूट्रस बॉडी में था, ऑफ कोर्स दैट्स द बेसिक ऑर्गन विच इज़ रिक्वायर्ड टू हैव प्रेगनेंसी, लेकिन यूट्रस था और बाकी कहीं लेवल पे हार्मोन डेफिशिएंसी थी और कभी पीरियड्स नहीं हुए, उनको हम IVF के थ्रू कहीं पर खुद के एग्स से, कहीं पर डोनर एग्स के साथ में यूज़ करके, और अभी हम उनका ट्रीट करके उनको बेबीज़ ऑलरेडी हमारे पास में हो चुके हैं। आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हियर दैट। बट आपने मेंशन किया कि कुछ वुमेन बॉडीज में यूट्रस भी नहीं होता है। Yes. तो क्या ऐसे भी प्रेगनेंसी हो सकती है? नहीं, उस केस में ये होता है कि अगर उनकी ओवरीज अच्छी फंक्शनल है तो उनके एग्स जो हैं वो निकाल के IVF के थ्रू हम सरोगेसी के साथ में, यानी किसी और का यूट्रस यूज करके उनको बेबीज दे सकते हैं। सो बायोलॉजिकली चाइल्ड उनका होगा बिकॉज सेल्स उनके हैं, राइट, बट यूट्रस किसी और का यूज होगा। That is known as surrogacy. If you have ever heard about it. Yes, definitely. तो ये सोच के अच्छा लग रहा है कि there is still an option available if your ovaries are working fine, you can still have your own babies. Yes. और मेडिकल साइंस तो अभी उतना एडवांस हो गई है कि अब तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट भी आ गया है, और इनफैक्ट इंडिया में ही ऐसे सर्जन्स जो हैं अवेलेबल हैं जो यूट्राइन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और अभी यूट्राइन ट्रांसप्लांट के साथ में एक बेबी भी बॉर्न हो चुका है उस ट्रांसप्लांटेड यूट्रस के साथ में। ये तो और भी अच्छी बात है। पर क्या इंडिया में अभी सरोगेसी अलाउड है? आई थिंक सरोगेसी अभी भी इंडिया में बैंड है। नहीं, नए जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अलाउड है, लेकिन आपको उसके साथ में पूरा लॉ के साथ में जाना है, मतलब लीगल पार्ट जो है वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट इज़ अलाउड, इट्स नॉट बैंड नाउ। ओके, नाइस। आई थिंक ये पूरा सफ़र था अंडरस्टैंड करने के लिए कि प्रेगनेंसी कैसे इवॉल्व हुई है, हाउ वी ऑल कैन स्टे केयर फ्री नोइंग दैट कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं विद ऑल द blessing of having the science is there कि सब चीज़ें कर सकते हैं हम। Yes. There is the another part of it जो एक woman go through करती है, that is during pregnancy. Yes. क्या ऐसी common mistakes हैं जो एक woman करती है during pregnancy? आपको एक चीज़ और शेयर करती हूँ। Being a gynecologist, I would mention this, हम लोगों की जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, that is मास्टर इन सर्जरी है जो मेरा है, MS इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जो कंप्लीट साइंस प्रेगनेंसी को डील करती है, दैट इज फॉलिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स। और जो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के साथ में जितना गायनेकोलॉजी है अदर देन प्रेगनेंसी, जो अभी तक हम बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग फर्टिलिटी इशूज, ओवरी, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स रिलेटेड टू यूट्रस, मेनी थिंग्स, वो सारे के सारे जो है वो गायनेकोलॉजी का पार्ट है। सो ऑब्स्टेट्रिक्स इज अ वेरी वास्ट सेगमेंट जिस पे अब हम बात करने वाले हैं। राइट। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने बताया कि क्या मिस्टेक्स करती हैं। करेक्ट। देखिए, मिस्टेक्स एज सच कोई करता नहीं है, यहाँ पर मिथ्स बहुत सारे हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं। प्रेगनेंसी में आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एवरी अदर मेंबर इन द फैमिली वुड बी गिविंग यू डिफरेंट एडवाइस। एग्जैक्टली। सो मिथ्स बहुत सारे हैं। ऐसा प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग, लेट मी टेल यू दिस थिंग, it's not pathological, it's not disease, it's physiological. Correct. हजारों सालों से ये होता आ रहा है। Right. जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी होता था। Correct. Right? अब हम बेटर शेप में हैं कि हमारे पास में मेडिकल साइंस के होने से बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे पहले, अब हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। Correct. हम टाइमली उनको डायग्नोज भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। Right. तो एज सच मैं नहीं बोलूँगी कि कोई मिस्टेक्स, बट हाँ, करंट सिनेरियो में
I would like to mention about smoking, about substance abuse. जो it's a big no. It's a big no because this is not only dangerous for your fertility से तो चलो आप आगे because already pregnancy आ गया, but chances of miscarriages would be very high. Then there are many complications which could occur during pregnancy because of this. और बच्चे में एबनॉर्मलिटी भी आ सकती है, मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट जो है वो न्यू जनरेशन पे हो सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आपको एटलीस्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के 2 to 3 months बिफोर यू शुड क्विट इट. ओके, राइट. सो दिस इज़ वन मेजर थिंग. अदरवाइज आप अपना रूटीन का वर्क कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आपको बैक फ्रेम ऑफ माइंड में यू शुड बी ऑलवेज नोइंग दिस कि आप एक न्यू लाइफ को कैरी कर रहे हैं. Correct. तो वो एक आपको होना चाहिए कि आप अपना थोड़ा बॉडी के लिए अवेयर रहें, थोड़ा कॉशियस रहें, एक्सर्शन अवॉइड करें. ऐसा नहीं है जैसे अभी कई बार हमारे पास में कपल्स आते हैं कि हमारा तो वेकेशन प्लान है. सो इट्स ओके टू गो फॉर अ वेकेशन, बट हमको उसमें देखना है आपकी रोड कंडीशंस ठीक हैं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटी एक्सेसिबल है कि नहीं. अब समटाइम्स पीपल आर आस्किंग दैट वी आर हैविंग अ प्लान्स फॉर सम हिल स्टेशन. करेक्ट. सो देन वी हैव टू से नो कि नहीं, मतलब हिल स्टेशन पे जाके अगर सपोज आप ये सोचें कि मैं ट्रैकिंग ही कर लूँगी तो अगर वो पॉसिबल नहीं है. बट अगर आपकी बॉडी यूज टू है, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल भी तो हैं जो रेगुलर बेसिस पे बहुत फिजिकल वर्क करते हैं. करेक्ट. उनकी बॉडी उसके लिए ट्यून्ड है, यूज टू है, देन इट इज़ ओके. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी किस स्टेट में है टू टेक एनी फर्दर स्टेप. यस यस. वो बोलते हैं ना कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक. So being a gynecologist, I say no, every mother is unique. That's why every child is unique. हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं जर्नी को. So every mother is unique, every pregnancy is unique. एक मदर की 2 प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है. करेक्ट करेक्ट. बॉडी एक तरह से बिहेव नहीं करती हमेशा. तो आप खुद के लिए थोड़ा अवेयर रहें, जागरूक रहें. आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी कैसे चल रही है, क्या वो आपको कोई बहुत ट्रबल दे रही है, नहीं दे रही है. समटाइम्स इन द इनिशियल मंथ्स इतना नोजिया और इतना वॉमिटिंग होता है कि आप पेशेंट हो जाते हो. अभी जो हमने बात की कि इट्स अ फिजियोलॉजिकल थिंग, बट देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पर आप डिजीज़ वाली कैटेगरी में चले जाते हो, आप वो नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट जाते हो. तो वैसी चीज़ें भी हो सकती हैं. तो अपने डॉक्टर के साथ में सलाह लेते रहें. ऐसा कोई बहुत एब्सोल्यूट नो जैसी चीज़ नहीं है. इवन फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स आई वुड से कि कोई ऐसा नो नहीं है. बट अगेन आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट क्या कह रहा है, क्या आपकी प्रेगनेंसी बहुत प्रेशियस है. जैसे हम लोग जो प्रेगनेंसी देख रहे हैं, दोज आर वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और प्रेशियस प्रेगनेंसीज आफ्टर IVF. तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि आपको एक्सर्शन अवॉइड करना है. तो स्पेशली इन फर्स्ट 3 months यू शुड अवॉइड सेक्शुअल इंटरकोर्स. ओके. आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपकी लोअर टमी पे सीधा जर्क आ रहा है या प्रेशर आ रहा है. ओके. तो हम ये कह रहे हैं कि सो इट वेरीज फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट वेरीज. ओके. बट अदरवाइज देयर आर द सेकंड ट्राइमेस्टर इज अ सेफर टाइम. 4th, 5th, 6th मंथ वाला जो होता है उसमें आप अगर थोड़ा ट्रैवल भी कर रहे हैं, अगर आप सेक्शुअल इंटरकोर्स में भी इंडल्ज हैं, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है. नाइस, गुड टू हियर दैट कि जो क्वेश्चन हम यूजुअली पूछने से कतराते हैं टू आवर डॉक्टर्स और गायनेक और एनीबडी कि क्या सेक्शुअल प्लेजर या सेक्शुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग एनी ऑफ द पीरियड इज़ अ बिग नो, और इट कैन बी डन अंडर सर्टेन माइंडसेट कि आप हार्म नहीं करें बेबी. यस. एंड देन यू शुड बी नोइंग कि आपके रिस्क फैक्टर्स तो नहीं हैं. करेक्ट. जैसे कहीं प्लेसेंटा लो लाइंग है, जो मदर और बेबी के बीच में जो कनेक्शन होता है, वी कॉल इट प्लेसेंटा लो लाइंग है, ब्लीडिंग के चांसेस हैं, सर्विक्स थोड़ा सा शॉर्ट है, जो यूट्रस का माउथ होता है, ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. तो ऑफ कोर्स दिस इज अ नो, अदरवाइज दिस इज नॉट. आई थिंक आपने अभी जस्ट मेंशन किया लो लाइन प्लेसेंटा. या आजकल ये केसेस बहुत दिख रहे हैं कि मदर्स के ड्यूरिंग द वूम ये लो लाइन प्लेसेंटा एज एन इशू अराइज होता है. क्या इज एनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम दैट वी आर लीडिंग टू दिस स्टेट? No, this is again a Google thing, okay. Right? 20 weeks से पहले most of the times, or not exactly most of the times, but many times the placenta is low lying. 20 weeks of pregnancy के बाद में वो migrate हो जाता है. Since ultrasound बहुत easily available है, लोग बहुत properly अपने routine checks करवा रहे हैं, तो ultrasound जो है वो practically every month they are getting it done. Correct. तो ये चीज़ें जो हैं वो diagnose हो जा रही हैं, and then they are checking it on Google. Okay. तो इसलिए वो हाइप क्रिएट हो गया है. करेक्ट. अदरवाइज पहले प्रेगनेंसीज में भी ये चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं होती, बट पीपल वर नॉट नोइंग अबाउट इट. करेक्ट. आई थिंक दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गेटिंग फ्लोटेड. पर अगर लो लाइन प्लेसेंटा अगर आ जा रहा है और अगर वो अपवर्ड नहीं मूव करता है, तो then this is known as placenta previa, okay. which is a very important thing to be taken care of.
उसमें फिर आपको थोड़ा रेस्ट एडवाइज्ड होता है, चांसेस ऑफ ब्लीडिंग जो है बहुत हाई होते हैं, मिसकैरेजेस, प्रीटर्म डिलीवरीज, फिर उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हो सकते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज, लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, बट क्या दैट्स अ कंप्लीट चैप्टर इन आवर ऑब्स्टेट्रिक्स बुक, यू नो, कंप्लीट APH. ओके, बट इस केस पे क्या प्रेगनेंसी की डिलीवरी में प्रॉब्लम आता है या डिलीवरी अभी भी स्मूथली की जा सकती है? दर्शिता, हर मेडिकल साइंस इज वेरी वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स. प्लेसेंटा प्रीविया इज अगेन ऑफ 4 टाइप्स. ओके, यू नो, फिर इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, उसकी ग्रेडिंग क्या है, कवरिंग द ऑस है, लॉट मेनी थिंग्स. सो उस पर डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि हर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में जो है वो C-सेक्शन करना है. कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं, ग्रेडिंग है, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी वॉचफुल आप होके कर सकते हो. कुछ केसेस हैं जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी इज एब्सोल्यूट नो और आपको C-सेक्शन के लिए ही जाना पड़ता है, एंड इट कुड बी अर्लियर देन नॉर्मल. Okay, doctor, one thing that generally happens these days is कि every other mother or I should say woman is going under C-section. Why normal delivery has become such a difficult part of our life कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं? फिजियोलॉजिकली नॉर्मल डिलीवरी होती आई है, सदियों से होती आई है. Yeah, right. ठीक है. पहले कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखता था. कोई उसके लिए जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं लेता था. थोड़ा बहुत जितना आपके घर में अगर कोई ट्रेन बर्थ अटेंडेंट जो पहले घर में दाइयाँ बोलते थे उनका आना जाना होता था, वो थोड़ा सा गाइड कर देती थी, या मदर्स या बड़ी सिस्टर्स बता देती थी. इसके अलावा कोई बताने वाला नहीं था. करेक्ट. सो अगेन इग्नोरेंस वाज अ ब्लिस, बिकॉज ज़्यादा पता नहीं था, तो जो होता था वो लास्ट मोमेंट पे हो जाता था. करेक्ट. एंड देन वी नो दैट यू नो वुमेन आर स्ट्रॉन्ग. They have a lot of strength in them, especially when we are talking about the normal delivery process. So it is a painful thing. Okay. It is a painful thing. Labor pains are very painful entity. लेकिन थोड़ा उसके बारे में कम जानने से, थोड़ा आपका रूटीन लाइफस्टाइल ऐसा था कि आप बहुत कामकाजी होते थे. आपने देखा होगा, कभी आपने नोटिस किया, मतलब हमने तो हमारे बचपन में देखा है कि लेडीज जो है वो 2-2 3-3 घड़े सर पे उठा के पानी लेकर आ रही हैं. अब वो उतना वर्क जब आप करते थे तो आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती थी. डेफिनेटली एज जो है वो भी अर्ली होती थी, तो उस एज में आपके जॉइंट्स, लिगामेंट्स सब बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. अभी पोस्टपोनमेंट ऑफ कंसेप्शन है, लेट मैरिजेस हैं, करेक्ट. बॉडी थोड़ा स्टिफ होती जाती है टाइम के साथ में. मेरी जो गाइड थी वो बोलती थी कि बॉडी बाद में स्टिफ होती है, पहले माइंड स्टिफ हो जाता है. सो जो रिजिड मदर्स, आई मीन मेंटल लेवल पे जो थोड़ा रिजिड होती हैं, उनको जनरली नॉर्मल लेबर हो ही नहीं पाते. उनका जो सर्विक्स है, यूट्रस का माउथ है, वो भी रिजिड ही रह जाता है. इट्स है ना. तो ऐसा भी हम कभी कभी देखते हैं कि जो आपका साइक है उसका भी बहुत इम्पैक्ट है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. और देन आप इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हो कि मुझे नॉर्मल लेबर करना है, डे आउट यू आर जस्ट वॉचिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. उससे इतना फियर और इतना स्ट्रेस में आप चले जाते हो कि जिस दिन आपको एक कंट्रैक्शन आता है, एक लेबर पेन आता है, उस दिन आप गिव अप कर देते हो. ओके. तो वो हम बार बार ये चीज़ सबको बताते हैं, बट आई थिंक मास लेवल पे ये अवेयरनेस रिक्वायर्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा उसको डेप्थ में पहले जाके नहीं देखना है, और या फिर बहुत सुपरविजन के साथ में आपने वो चीज़ें देखनी है जहाँ पे आपको कोई कंटिन्यूसली गाइड करता रहे कि जब ये होगा तो आपने ये करना ही. तो वो चीज़ें अभी हमारे यहाँ पर तो लैकिंग हैं. आई एग्री डॉक्टर. आई थिंक आपने ये बात एकदम सही बोली कि अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब या बाकी सोर्सेज के थ्रू है, वो सीधा पेन पे फोकस करती है. उस पेन को कंट्रोल कैसे करना है, हाउ वी शुड हैंडल आवर बॉडी उस पीरियड में, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो उसके लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, आप कैसे उस समय ब्रीथ करें हर पेन के साथ में. वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं. अभी कुछ उदयपुर में 1-2 सेंटर्स नए स्टार्ट हुए हैं जो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे, गर्भ संस्कार को लेके, गर्भ संवाद को लेके. दीज आर क्वाइट एंशिएंट इंडियन थिंग्स, बट अब वो वापस से जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस में आने लगी हैं. बट जो ट्रेंड क्वालिफाइड लोग हैं वो काफ़ी कम है अभी इस सेगमेंट में. तो नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन का तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मेरे ख्याल से बहुत मोटिवेशन और अवेयरनेस उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो की जाए. अदरवाइज अभी जिसको हम बोलते हैं ना, बहुत टेंडर वाला जो है वो सीन हो गया है कि अभी हम उनको टच भी करते हैं. मतलब हम फर्स्ट एग्जामिनेशन जो देते हैं उसमें हमको ये आइडिया लग जाता है कि ये लेडी नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स ले पाएगी कि नहीं. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है उस फेज से पहले. यस. ओके. सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक वुमेन को अपनी बॉडी प्रिपेयर करनी है और क्या चीज़ें उसे अवॉइड करनी है, क्योंकि दैट लीड्स टू दोज मिस्टेक्स जो बॉडी को हार्म करती हैं. तो आपकी साइड से ऐसी कोई फूड आइटम्स हैं जो वुमेन को डेफिनेटली खाने चाहिए ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, और ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी?
हाँ, बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें जो घरों में कहा जाता है और एज अ हाँ, गायनेकोलॉजिस्ट जो मैं बोलूँगी उसमें बहुत बड़ा। ओके हम बोलेंगे कि कुछ भी मना नहीं है। ओके द ओनली थिंग यू शुड अवॉइड इज द स्ट्रीट फूड, द फूड विच इज़ नॉट हाइजीनिक, स्टेल Okay. फूड, दैट्स इट। इसके अलावा आप सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, इंक्लूडिंग पपाया। Oh my God, क्योंकि मैं आपसे next यही पूछने एवरी वाली थी। इंडिविजुअल कम्स टू अस एंड देन आस्क कि पपाया खा सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि वो बहुत पसंद है कि नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा, वो कहते ना नहीं खाना है इसलिए। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अवॉइड करना है खाने के लिए, आप सब कुछ खा सकते हैं। इट शुड बी हेल्दी। बनाना आपने लेना है, बनाना के लिए बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि नहीं खाना है, चिकनी चीज़ें नहीं खानी है, उड़द की दाल नहीं खानी है, भिंडी नहीं खानी है, बच्चा अंदर चिपक जाएगा। वो मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि बेबी अंदर यूट्रस में है, उसको मदर का ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है, आप जो खा रहे हैं वो डायरेक्टली उसके ऊपर जाके नहीं गिर रहा है, बच्चा खुला पेट में नहीं रखा हुआ है। तो वो बहुत प्रोटेक्टेड है, इट इज़ जस्ट रिसीविंग द ब्लड फ्लो फ्रॉम द मदर, और न्यूट्रिएंट्स मदर से मिलते हैं। तो आप कुछ भी खा सकते हैं, इट शुड बी हेल्दी। आप अपने सप्लीमेंट ज़रूर लें जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, बिकॉज हमारे डाइट में स्पेशली इंडियन वेज डाइट जो है वो बहुत डेफिशिएंट है आयरन कैल्शियम के लिए Okay. और फोलिक एसिड के लिए भी। तो वो आपको जो है वो रेगुलर लेना ही होता है, सप्लीमेंट करना ही होता है। इसमें भी मत है कि नहीं क्यों खाना है, हम तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम 2 बार जूस पिला रहे हैं, 4 बार फ्रूट दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट रोज सोक करके दे रहे हैं, तो वो है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में आप खा तो रहे हैं पर उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। अदरवाइज ऑल्सो इंडियंस का जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ हमारी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है। करेक्ट लाइक हम जो कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ में नहीं खानी चाहिए वो खा लेते हैं। हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का यूज बहुत ज़्यादा है इंडियन डाइट्स में, तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी उसमें डेफिशिएंट रह जाती है, तो आपको सप्लीमेंटेशन ले लेने चाहिए। करेक्ट। तो आई थिंक अ बैलेंस्ड फूड डाइट और सप्लीमेंट्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। उसमें हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम हर किसी की एडवाइस नहीं सुने, हम अपनी डॉक्टर की ही एडवाइस को फॉलो हाँ, करें। मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ तुम अपने रूम में सब रखो, सब खाओ, और जो भी सब बाहर जो बोलते हैं उनको सबको हाँ कर दो कि यस आई एम फॉलोइंग, सो एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी। ये बात एकदम सही कही आपने। अभी एक प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मे बी द सेकेंड ट्राइमेस्टर, वी विल बी हियरिंग द नॉइज ऑफ मिसकैरेजेस। Who should be blamed for it? Is there anyone who should be blamed for miscarriages that happens? एक्चुअली nobody should be. मिसकैरेजेस पहले भी बहुत होते थे, अभी भी होते हैं। पहले प्रेगनेंसीज जो है वो 3 बार 4 बार 5 बार प्लान होती थी, तो उसका इतना हाइप नहीं क्रिएट होता था, इतना नॉइज़ नहीं होता था। अभी 1-1 2-2 प्रेगनेंसी होती है, उसमें भी अगर मिसकैरेजेस हो जाते हैं तो इट्स देन अ बिग इशू इन द फैमिली कि क्यों। करेक्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा जनरली द वुमेन कम्स एंड सेज कि मेरी कोई गलती रह गई, मैंने कुछ केयर नहीं किया, मैंने ये ध्यान नहीं रखा, मैंने खा लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप हमेशा सबसे पहले खुद में गलती ढूंढते हो, एक लेडी जो होती है वो खुद में गलती ढूंढती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे जो मजदूर जो लेबर लोग हैं उनको भी होते हैं, जो रात दिन काम कर रहे हैं उनको भी होते हैं, जिनके पास में कुछ खाने को अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से या आपने कोई एक्टिविटी ऐसी कर ली जिसने आपने बॉडी को एक्सर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। या तो वो जेनेटिक होता है, मतलब जो अंदर एम्ब्रियो बना वो एम्ब्रियो इज़ नॉट परफेक्ट टू सर्वाइव। ओके। तो नेचर ही उसको, हम बोलते हैं कि समय रहते प्रकृति ही उसको, कुदरत ही उसको ख़त्म कर देती है। ओके। सो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। सो जनरली जेनेटिक रीजंस जो होते हैं वो अंदर एम्ब्रियो से ही रिलेटेड होते हैं। ओके। देन देयर आर फ्यू रीजंस विच कुड बी रिलेटेड टू मदर सेल्स लाइक एग और फादर सेल लाइक स्पर्म। तो यहाँ पर भी दोनों का रोल आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मदर माँ जो है वही रिस्पॉन्सिबल। और फिर कुछ चीज़ें हैं मदर की बॉडी में, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं, थायराइड इशू हो उसके, पीसीओडी का हिस्ट्री है, प्रेगनेंसी में जो हार्मोन प्रॉपर्ली मिलना चाहिए प्रोजेस्टेरॉन उसका उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम डेफिशिएंसी है। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकैरेज। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जब भी प्रेगनेंसी प्लान करें एंड यू आर इन योर लेटर एज, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर टेस्ट करके ही कंसीव करें। यस, इनफैक्ट जहाँ पर पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, देखिए फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत पता होता नहीं है। करेक्ट। बट जिसको एक बार मिसकैरेज हो गया, सेकंड टाइम या तो वो कॉशियस होते हैं या फिर वो बहुत डरे हुए होते हैं, राइट। तो उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप 2 to 3 months प्रायर हमारे पास में आ जाएं, ताकि आपके जो भी चेकअप्स हैं वो हम पहले कर लें। और फिर आपको जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या कहीं पर हमको अगर कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हम पहले से स्टार्ट करते हैं।
अगेन वही वाली चीज़ कि आप पहले सॉइल को प्रिपेयर करो, फिर बीज डालो, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं। तो ये मिसकैरेजेस हमारे ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही होते हैं या इसके रिपरकशन सेकंड ट्राइमेस्टर्स में भी? मिसकैरेजेस कुड बी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कुड बी इन सेकंड ट्राइमेस्टर। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बट सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस भी होते हैं, उसके अपने रीजंस कुछ अलग होते हैं। तो सबका रीजंस भी अलग हैं, सबके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग हैं। अभी हमने आई थिंक जस्ट 10 days ago we delivered a couple with us, उनको 5 मिसकैरेजेस थे पहले। उनको हमने IVF से ट्रीट किया था। सो जब रिपीटेड मिसकैरेजेस होते हैं तो यहाँ पर IVF एज अ ट्रीटमेंट वर्क करता है, बिकॉज यहाँ पर IVF में हम एक तो एम्ब्रियो, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के नीचे डील कर रहे हैं सेल्स को, सो वी सी द सेल्स हाउ दे आर हेल्दी और नॉट, देन वी आर मेकिंग एम्ब्रियोज आउटसाइड द बॉडी, तो हम एम्ब्रियो देख लेते हैं कि हेल्दी एम्ब्रियो है कि नहीं। देन देयर आर जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल, PGTA हम जिसको बोलते हैं। एबनॉर्मल एम्ब्रियो की टेस्टिंग के लिए हमारे पास में कुछ फिक्स टेस्ट हैं, अ काइंड ऑफ बायोप्सी यू कैन से, कि उसकी एक सेल लेके उसको हम आगे टेस्टिंग के लिए जेनेटिक लैब में भेज देते हैं, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये जो एम्ब्रियो बना है ये हेल्दी है कि नहीं है। तो जहाँ पे रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस जब हैं, तो उसको हम RPL रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं। उन वाले केसेस में अब PGTA विद IVF इज अ ट्रीटमेंट। सो इनफर्टिलिटी इज नॉट द सीन हियर, बट हियर वी आर डूइंग इट जस्ट टू करेक्ट इट। तो हम वो हेल्दी एम्ब्रियो चूज करके जिसमें सारी सेल्स हमको परफेक्ट मिल रही हैं, वो हम अंदर इम्प्लांटेशन के लिए रख देते हैं। और एक मिसकैरेज के बाद एज अ कपल उनको दूसरी बार कब ट्राई करना चाहिए? कितना गैप होना चाहिए एक मिसकैरेज से दूसरे ट्राइंग में? वापस यही चीज़ डिपेंड करता है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। कुछ फिक्स ब्लड रिपोर्ट्स हैं जो हम मिसकैरेजेस के केसेस में करते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस, है ना। हो सकता है वो कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, तो हम पहले उसको ट्रीट करेंगे। हो सकता है वो जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, तो पहले उसको ट्रीट करेंगे। उसके बेसिस पे हम बीच वाला टाइम सजेस्ट करते हैं कि इट शुड बी 3 months और यू कैन प्लान इन जस्ट नेक्स्ट मंथ। तो ये ड्यूरेशन भी वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन कि आपकी बॉडी के स्टेट पे है। यूजुअली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वी हाईलाइटेड कि वुमेन को बहुत नॉशिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, तो ऐसे में आर देयर एनी बेसिक प्रैक्टिसेस दैट दे नीड टू फॉलो कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीवियरली ना लें? हाँ, उसमें ये है कि एक तो आपको अपना लिक्विड कंटेंट थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फुलनेस देगा। जो वॉल्यूम आप एक साथ में ले लेते हो किसी भी चीज़ का ज़्यादा, तो वो आपको फुलनेस ज़्यादा देता है और वो वापस से बाहर आता है, रिगर्जिटेट होता है। प्लस आपको एसिडिक फूड जो है, स्पाइसी एसिडिक, वो थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि वो इसको जो है वो एग्रीवेट कर देता है। थर्ड, आपको लंबे समय तक फास्टिंग नहीं रहना है। ज़्यादा देर का प्रोलॉन्ग फास्टिंग जो हो जाता है वो भी इसको ट्रिगर कर सकता है। तो आपको थोड़े शॉर्ट इंटरवल्स पे आपको कुछ कुछ खाते रहना है। जो खाना है वो प्रेफरेबली सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड फॉलोड बाय सम लिक्विड थिंग। और लिक्विड भी एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैं पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार में आधा कप लो, उसको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो, एक बार में आप आधा कप ले लो, तो उस तरह से। देन देयर आर फ्यू मेडिकेशंस जो इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। सेफ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। जनरली 3 months टाइम में ये नौशिया और वॉमिटिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो सेटल हो जाता है, क्योंकि ये एक हार्मोन के इम्पैक्ट में है, और 14 वीक्स तक आते आते वो वाला हार्मोन जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। बट कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पूरा 9 months जो है वो प्रॉब्लम होती है। देन देयर आर पर्टिकुलर फूड जो इसको ट्रिगर करते हैं, और वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करते रहना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। और जैसे भी आपने बताया कि एसिडिक रिफ्लक्सेस आ सकते हैं, तो जिन लोगों को ऑलरेडी एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है या माइग्रेन है, उनको कुछ क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है ड्यूरिंग दिस फेज? बस जो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है उसको अवॉइड करना है। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो नॉर्मल लाइफ है उस सब ये जो अवॉइड करना है ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रा है। हाँ, करेक्ट, यू आर राइट। है ना, इट्स नॉट वेरी इजी टू डू। एग्जैक्टली, इट साउंड्स इजी बट एक्चुअली इट इज नॉट, बिकॉज आपको करना। हाँ, एंड देन फिर आपको क्रेविंग्स होती है। हो सकता है आपको कुछ बहुत चटपटा ऐसा सेवरी खाने का ही क्रेविंग आ रहा है, तो आप पर उससे एसिडिटी होगी, तो आप खा तो लेते हो। अच्छा, कुछ लोग बहुत कैजुअल होते हैं, उनको लगता है ठीक है खा तो लिया, एक बार तो सैटिस्फाइड मिल गई, भले बाद में निकल जाएगा। एंड फ्यू पीपल आर रियली फिनिकी कि नहीं, मुझे तो एक वॉमिट भी हुआ तो कैसे हुआ। इट शुड नॉट बी द सीन। सो हाउ यू टेकिंग इट एट द एंड? अच्छा, एक और चीज़, जैसे सिंस वी टॉक्ड अबाउट कि होगा देखा जाएगा, आइसक्रीम खाने की इच्छा थी तो आइसक्रीम खा ली, तो ऐसे टाइम पे अगर इफ़ यू आर हैविंग योर नॉर्मल इलनेसेस, जैसे फीवर आ जाना या फिर सोर थ्रोट होना, तो ऐसे में क्या नॉर्मल मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले सकती हैं प्रेग्नेंट लेडीज? विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आई वुड से नो,
जनरली हम तो इस तरह से करते हैं कि हम कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस भी साथ में लिस्ट करके दे देते हैं कि इन केस अगर आपको कुछ सीजनल इलनेस है, फीवर है, हेडेक है, तो आप ये मेडिसिन ले लो। तो हाँ, अदरवाइज कई बार प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं कि कुछ मेडिसिन जो है वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, नहीं लेनी होती है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन प्रेगनेंसी में तो एक्चुअली नहीं लेना चाहिए। ओके एक और चीज़ जो आई पर्सनली वांट टू नो कि एज अ प्रेगनेंसी आपकी बॉडी बहुत इवॉल्व होना शुरू करती है. What are those changes that you recognize once you get into the phase of pregnancy? So number one thing, you used a very positive word, evolve. Evolution is it's always a positive thing. So जब आप एक पूरा न्यू बीइंग को यू आर फॉर्मिंग इन योर योर इनसाइड, देन ऑफ कोर्स कुछ चेंजेस आएंगे उसको नर्चर करने के लिए, है ना. आपका सारा खुद का ब्लड सर्कुलेशन चेंज होगा, आपका हार्ट अब अलग तरह से वर्क करेगा, आपका यूट्रस धीरे धीरे इट विल बी ग्रोइंग, फिर उसके कुछ प्रेशर इफेक्ट्स होंगे. सो बहुत सारे चेंजेस हैं. पूरी 9 मंथ्स की वो जो जर्नी है उसके अपने अपने इफेक्ट्स हैं अलग अलग मंथ में, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पे. ओके राइट. तो आपकी बॉडी जो है वो इवॉल्व होती है. देन आपका जैसे बाद में आपको बेबी को फीड करना है तो नेचुरली ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा, बॉडी में पिगमेंटेशन होंगे. दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द बॉडी. इससे मुझे एकदम से याद आया, यूट्यूब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जैसे जैसे ट्राइमेस्टर बढ़ता है आपके ऑर्गन्स एकदम से स्ट्रेच्ड होते हैं, देन दे फील सफोकेटेड. दैट गिव्स अ मेंटल प्रेशर कि विल आई बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. थोड़ा ब्रेथलेसनेस राइट फ्रॉम द अर्ली प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इटसेल्फ गिव्स अ लिटिल ब्रेथलेसनेस. जो प्रेगनेंसी हार्मोन है वो होता है. उसके लिए हम थोड़ा ब्रीदिंग टेक्निक्स जो है वो बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को कि आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड होके और ब्रीदिंग जो है वो एक्सरसाइजेस करें. उससे आप अपनी लंग की कैपेसिटी को, वाइटल कैपेसिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकेंगे. इसके अलावा स्ट्रेच होने से सफोकेशन तो नहीं होता है, स्ट्रेच होने से स्ट्रेच मार्क्स और ये वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं. बट येस, सफोकेशन या आपने जो बोला शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो प्रेगनेंसी में कहीं ना कहीं हो सकता है. 9 मंथ्स ड्यूरेशन में वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीज़न से होता है. जो लोग एनीमिक हैं, बॉडी में ब्लड लेवल कम है, जिनको ओबेसिटी है, वेट ज़्यादा है, या पहले से तो इनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एलर्जी या अस्थमा है, उनको ये चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं. तो इसीलिए प्रेगनेंसी जो है वो थोड़ा प्लान्ड मैनर में होनी चाहिए. मिसकैरेजेस से पहले या जो थोड़े से क्रिटिकल हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं उसमें हम हमेशा पेशेंट को 3 महीना पहले करीब करीब बुलाते हैं कि आप आएँ और हम उन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकें जो चीज़ें बाद में प्रेगनेंसी में एग्रीवेट हो जाएंगी या प्रॉब्लम करेंगी. ओके, हम ये बात करते हैं कि बच्चे के सही पोस्चर के लिए क्या मदर का स्लीपिंग पोस्चर या सिटिंग पोस्चर डिफाइन करता है कि बच्चा किस पोजीशन में होगा वूम में? नो, एब्सोल्युटली नो. Okay. बेबी इज अ कंफर्ट लविंग बीइंग. बेबी को जैसे मोस्ट कंफर्टेबल है उसको उसी पोजीशन में रहना है. ऑफ कोर्स आपका यूट्रस का शेप इसमें मैटर कर सकता है, क्योंकि यूट्रस का शेप अलग अलग तरह का हो सकता है फ्रॉम द इनसाइड. तो वो एक मैटर कर जाती है चीज़ कि बच्चा जो है वो उसके लेग्स डाउन होंगे या जनरली हेड डाउन पोजीशन होता है बेबी का. है ना, जनरली हेड डाउन होता है, बट कभी कभी लेग्स डाउन पोजीशन जिसको हम ब्रीच पोजीशन बोलते हैं वो मदर के यूट्रस के शेप से कभी कभी अफेक्ट हो जाता है. अदरवाइज मदर की रूटीन एक्टिविटीज़ या खाना पीना या उसके पोस्चर या स्लीपिंग पोस्चर या हार्ड सरफेस पे बैठना या उससे कुछ नहीं होता. बेबी बहुत अंदर होता है, वूम में अंदर पानी है, बिल्कुल वो शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है. उसके अंदर बेबी जो है वो बिल्कुल आराम से अपना फ्लोट करता रहता है, उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है. तो इट्स अ प्योरली मिथ कि मदर कैसे सो रही है, बैठ रही है, उससे बच्चे की पोजीशन अफेक्ट होती है. यस. ओके. इस पूरे फेज में वी हैव फोकस्ड ऑन कि एक वुमेन के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या नहीं. प्री प्रेगनेंसी में एक हस्बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. दैट्स हाउ दे क्लब टुगेदर टू गिव अ लाइफ. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे बैक कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, उसके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कपल को एक यूनिट मानती हूँ, हमेशा वही है. आई जनरली डोंट से इट मदरहुड, आई ऑलवेज से इट्स पेरेंटहुड. सो आपका रोल तो हर जगह, मतलब हस्बैंड का रोल तो हर जगह हर स्टेप पे है. और एक्चुअली इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हस्बैंड के ऊपर कि वो उस पूरी जर्नी को बहुत स्मूथ और बहुत ब्यूटीफुल लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छी मेमोरीज के साथ में वो उसको चेंज कर सकें. बिकॉज फीमेल पार्टनर वो अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फील कर रही है, उसका जो है डाइवर्जन या इंक्लिनेशन हमेशा अपनी बॉडी की साइड ज़्यादा है. तो उसको मेंटली इमोशनली जो सपोर्ट
इस समय पे हस्बैंड से मिल सकता है वो शायद और किसी से नहीं मिल सकता, चाहे आपके घर में कितने भी बड़े हों, बट ये वाली जो बॉन्डिंग है इसका रोल बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपने एकदम सही कहा, क्योंकि फिजिकल नीड्स को कवर करना या आपकी इलनेसेस को कवर करना एक पल आप सप्लीमेंट से कवर कर सकते हैं, पर जो मेंटल सपोर्ट चाहिए उस पॉइंट पे वो हस्बैंड से ही मिलता है, वो बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर अभी जो हम बात कर रहे थे कि आउटर एनवायरनमेंट को बेबी परसीव करता है इन यूट्रो, राइट? तो आपकी दोनों की जैसी ट्यूनिंग है, आपकी जैसी बॉन्डिंग है, वो सब अंदर जो नई लाइफ है वो परसीव कर रही है। और एक्चुअली हम तो जानते हैं, अब तो साइंस ये सब चीज़ें कब से प्रूव कर चुका है कि 4th मंथ ऑनवर्ड्स उनका ऑडिटरी सिस्टम इतना डेवलप होता है, सो दे कैन हियर व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, राइट? सो दे कैन हियर एवरीथिंग। एग्जैक्टली, आई थिंक तभी से फादर अपने चाइल्ड के साथ बॉन्ड कर सकता है। तो जितना हमारे एंशिएंट टाइम में जो ये गर्भ संस्कार वाली चीज़ें हैं, या जो फादर मंत्र चांटिंग कर रहे हैं, उसका सबका मदर को तो कूल रखने में और जर्नी को स्मूथ रखने में रोल है, पर उसका आने वाली लाइफ के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये आपने बहुत सही बात बताई है ना। सेम थिंग फॉर लेबर ऑल्सो, लेबर के टाइम में भी पार्टनर का साथ में होना आपको बहुत सपोर्ट देता है, और एक्चुअली बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने में फिजिकली भी वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो डॉक्टर आप सजेस्ट करेंगे ड्यूरिंग लेबर हस्बैंड का वाइफ के साथ होना, टू गिव दैट सपोर्ट? यस, ऑफ कोर्स, इट इज नाइस। Doctor, one thing that we have accepted as a society, or I should say one thing that has become a cultural fit, is a baby moon concept. Yes. ऐसे में as a parent क्या precautions लेने चाहिए during travel with a pregnant woman? देखिए, हमारे पुराने इंडियन कंसेप्ट के साथ में जाएं तो प्रेग्नेंट लेडी को पानी के पास में नहीं जाना है, प्रेग्नेंट लेडी को पहाड़ों पे नहीं जाना है, सो देयर आर मेनी नोज फॉर इट। बट करंट सिनेरियो में ऑफ कोर्स बेबी मून्स एंड अदरवाइज ऑल्सो पीपल वांट टू हैव सम ब्रेक्स, बिकॉज 9 मंथ्स इज अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें कहीं तो आपका वेकेशन भी फॉल करेगा, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है वर्क से। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे आर वर्किंग। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आप अपने जो भी आपके कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ में एक बार अच्छे से अपना केस डिस्कस कर लें। एयरलाइंस या अगर आप उस तरह से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, है ना। तो वो आपको कुछ जो एक डॉक्यूमेंट है वो आपका हमेशा आपके पास में रेडी रहे जब भी आप ट्रैवल करें। रोड जर्नी है तो जनरली आप इस तरह से चूज़ करें अपने ट्रैवल को कि रोड जो है वो कंडीशंस स्मूथ हो, बम्पी रोड्स को अवॉइड करें। एंड प्लस योर डेस्टिनेशन शुड बी वाइजली चोजन कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी आइसोलेटेड प्लेस पे चले गए और वहाँ पर आपको सडनली सपोज कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे उदयपुर इज़ अ टूरिस्ट प्लेस, तो यहाँ पर हम एवरी अदर डे वी आर रिसीविंग पेशेंट्स हु आर टूरिस्ट and they have they are having bleeding during pregnancy or something like pain abdomen during pregnancy. तो वो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो हेल्थ फैसिलिटी बहुत है तो हम लोग उनको अटेंड कर लेते हैं, पर देयर आर प्लेसेस जो लोग कभी कभी चूज़ कर लेते हैं और वो बहुत आइसोलेटेड हैं, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं वो नहीं। प्लस आपको अपना एक इमरजेंसी किट आप हमेशा अपना कैरी करें, प्रिपेयर रखें, वो आप अपने डॉक्टर के साथ में बात करके और बनवा लें, जिसमें कुछ इस तरह से सीजनल इलनेस के लिए हो गई या कुछ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मेडिकेशंस हैं तो वो आप अपने साथ में कैरी कर सकें। बट जनरली कौन से ट्राइमेस्टर में फिर भी डॉक्टर के साइड से रेकमेंड होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर इज अ सेफर टाइम, जनरली 16 to 20 to 24 वीक्स इज अ सेफर टाइम, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ कंडीशन कि कैसा है आपका, प्रेगनेंसी कैसा चल रहा है, स्कैन रिपोर्ट क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रेगनेंसी फेज जब हमने 9 मंथ्स निकाले हैं टू मेक श्योर कि वी आर गिविंग अ हेल्थी चाइल्ड। आफ्टर प्रेगनेंसी हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करना होता है जो चेंज अब आ चुका है, प्लस एक जो न्यू लाइफ आपके हाथ में है। ऐसे में मॉम इन सब चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करे और कैसे ओवरकम करे? मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत अवेयरनेस की और बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ नॉट ईजी। और कभी कभी आप खुद को बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस आप अपने आप से रख लेते हो, तो वो भी एक बड़ा इशू है। आपके पार्टनर को, आपके फैमिली मेम्बर्स को तो आपको सपोर्टिव मतलब आपके साथ में होना ही होगा, बिकॉज एक इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल है कि आप अपनी खुद की केयर भी कर लें और बेबी की केयर भी कर लें। Correct. तो सारी चीज़ों को, सारे रोल्स में आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकें तो उसके लिए बहुत अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है। थोड़े प्रायर सेशंस इसके लिए हो जाने चाहिए आई वुड से। एंड देन आप अपने डॉक्टर के साथ में हमेशा बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने भी एक नया सेगमेंट जो है हमने लॉन्च किया है जो पोस्टपार्टम रिहेबिलिटेशन को लेकर है कि कैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। सपोज यू हैव गो थ्रू नॉर्मल डिलीवरी प्रोसेस, तो नेचुरली आपके जो प्राइवेट पार्ट वाला जो पूरा पोर्शन है वो अभी
लूज हो जाता है, उसमें एक लेक्सिटी आ जाती है, डिसफिगरमेंट आपका हो जाता है बॉडी में, एक्सेस वेट गेन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बैक फ्रेम ऑफ माइंड में परेशान करती है। दो यू आर वेरी हैप्पी सीइंग द न्यू लाइफ इन योर लैप, बट स्टिल ये चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है कि अरे ये क्या हो गया, सडनली ये सब चेंजेस कैसे आ गए। देन स्लीपलेस नाइट्स हैं, फीडिंग आपको करना है। सो दोज आर मैनी, देयर आर मैनी एरियाज विच आर टू बी एड्रेस्ड। तो प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में ही मुझे लगता है ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो क्या ये कंसल्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुरू कर देनी चाहिए या पोस्ट प्रेगनेंसी? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही एक्चुअली स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, तभी से आप अपने आप को प्रिपेयर करते चलें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक दिन में सडनली कोई चीज़ जो है नहीं होती। देन सेकेंडली समटाइम्स जो हम देखते हैं कि आफ्टर अ वीक या आफ्टर अ मंथ टाइम हमारे पास में जो न्यू मॉम्स आती हैं वो इतनी टायर्ड और स्लीप डिप्राइव्ड होती हैं कि उस समय वो रिसेप्टिव ही नहीं होती अगर हम उनको कुछ बताना या कुछ नई चीज़ें हम उनको टीच करना चाहते हैं। तो ये सब प्लानिंग जो है वो पहले से हो जानी चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि हम सेलिब्रेशंस पे बहुत फोकस करते हैं, जैसे आपने बेबी मून बताया, जैसे बेबी शायर बताया, देन पोस्ट डिलीवरी भी जो है वो, बट उसके बाद में जो रियल चैलेंजेस होते हैं वो तब स्टार्ट होती है वो वाली जर्नी। और वहाँ पे फिर हस्बैंड वाइफ की जो ट्यूनिंग है, उनकी केमिस्ट्री है, दोनों एक दूसरे को कितना कोऑपरेट या सपोर्ट कर पा रहे हैं वो है, बहुत सारी चीज़ें। बिकॉज नाउ यू आर 3 people, नाउ यू आर नॉट 2। अब तक जो जर्नी थी उसमें आप 2 थे, तो जो भी है वो आपको अपनी खुद की केयर करनी थी, आपके अंदर ही आपका बेबी भी था। नाउ बेबी इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल, तो उसकी पूरी केयर आपको डिफरेंट करनी होती है। तो उसके लिए आपको मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली पहले से प्रिपेयर रहना होता है। नेचुरली इसमें फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या आप वर्क के लिए बाहर रह रहे हैं, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हैं, एज अ कपल ही आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो आपके ट्यूनिंग के साथ में ही वो चीज़ें पॉसिबल है। एंड ऑफ कोर्स आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के इश्यूज़ हैं, ये हम एकदम पोस्ट इमीडिएटली राइट आफ्टर बर्थ तो हम नहीं एड्रेस करते। एक बार आप पहले थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाते हैं, आफ्टर 3 months टाइम, आफ्टर 4 months टाइम वी कैन एड्रेस दोज इश्यूज़। धीरे धीरे आपको वेट रिड्यूस कैसे करना है, अपना न्यूट्रिशन केयर कैसे करना है, लैक्टेशन को लेके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। करेक्ट, वो तो मेरे जैसे बेबी डिलीवरी हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ मदर्स आर, दे आर सो एंशियस अबाउट इट कि मिल्क आएगा कि नहीं आएगा, लैक्टेशन होगा कि नहीं होगा, क्या मैं बेबी को ठीक से पकड़ पाऊंगी। छोटे छोटे से फियर्स हैं, बेबी का नाक तो नहीं प्रेस हो जाएगा कहीं, क्या मैं उसको ठीक से नहीं लूँगी, क्या हमने ठीक से बर्प नहीं किया रात को तो बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, एस्पिरेशंस तो नहीं हो जाएंगे। देयर आर फ्यू मतलब वेरी स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पर उनको बहुत फेयर है। राइट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि मैं अगर अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या मेरे अंदर है, क्या उसको मैं ओवरकम कर सकती हूँ? दिस इज द क्वेश्चन दैट आवर ऑडियंस हैव बीन आस्किंग बैक एंड फोर्थ। यहाँ पर बहुत सारे मिथ हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, मतलब मिथ्स प्रिवेल कर रहे हैं एक्चुअली सोसाइटी में। जैसे तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, डिलीवरी के बाद में पानी नहीं पीना है। Correct. क्यों नहीं पीना है? कि आपका पेट फूल जाएगा। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ। अगर आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं करेंगे, अगर डिटॉक्स नहीं करेंगे तो आप रिकवर कैसे करेंगे? करेक्ट, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी से आपने बेबी बॉर्न किया है, चाहे सी सेक्शन से किया है, आपको अपनी रिकवरी के लिए हाइड्रेशन तो बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर लैक्टेशन। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि हम काउज और इन एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं मिल्क के लिए। उनके पास में खाने के लिए क्या होता है? दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ग्रास, करेक्ट, और प्लांट्स। उनके पास में कुछ भी नहीं है और दे आर नॉट टेकिंग एनी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, बट द होल मैनकाइंड इज टेकिंग मिल्क फ्रॉम देम। राइट, तो उनका पानी और वो जो बेसिक फूड है वो मेंटेन्ड है। तो आपको भी वही चीज़, वो सिंपल कंसेप्ट पे आ जाना है कि आपका बेसिक न्यूट्रिशन और पानी ये आपको मिलते रहना चाहिए। देन द सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मदर की और बेबी की बॉन्डिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ओनली a way of nutrition to the baby, it's actually a emotional bonding between the two। तो वो बेबी जो मदर के अंदर था कल तक, आज वो सडनली बाहर आ जाता है, तो उस बच्चे को बहुत सारा वार्मथ चाहिए होता है, तो वो पूरा टाइम मदर के पास में रहना चाहता है। उसको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बेबी को चाहिए होता है अपने इमोशनल हेल्थ के लिए। और मदर में ये रिफ्लेक्स है, ब्रेन का ये रिफ्लेक्स सेट है कि जैसे बेबी आपको सक करना स्टार्ट करेगा, आपका जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो बॉडी में प्ले करेगा और मिल्क स्टार्ट होगा। ओके, सो मोर यू आर पुटिंग द बेबी ऑन द ब्रेस्ट, मोर यू विल बी फीडिंग हिम एंड द लैक्टेशन वुड बी गुड। ओके, राइट, मतलब हमें कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करना है फ्रॉम द वेरी वेरी बिगनिंग। अगर इनिशियली ही आपने उस चीज़ को अगर आपने गिव अप कर दिया तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।
Okay. Then it is very, and then you are not keeping baby, deprived of just nutrition, but that emotional health too and immunity too. Because फॉर्मूला मिल्क से बच्चे की न्यूट्रिशन नीड पूरी हो जाएगी, बट इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। और प्लस जो मदर के साथ में जो उसको एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलेगा। सो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत कॉमन कंसेप्ट है कि बेबी को होते ही मदर की स्किन के टच कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं भी जहाँ तक हो सके उतना ज़्यादा ये चीज़ ट्राई करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो मदर के साथ में जितना वो रहेगा बच्चा, इसीलिए हमने ये जो क्रिब वाला कंसेप्ट है ये भी हटा दिया। एक अलग से झूला नहीं रखा जाता रूम में, अदरवाइज बच्चे को उस झूले में रख दिया जाएगा। तो कितना भी छोटा बेड हो, मदर के पास में बेबी को होना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट टच बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लैक्टेशन में ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती। देन देयर आर न्यूमरस थिंग्स अवेलेबल इन इंडियन किचन विच आर एक्चुअली हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लैक्टेशन। यहाँ पर मैं इंडियन किचन को बहुत प्रॉस्परस मानती हूँ, और मैं सबको बोलती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर खाओ, जिसमें सौंफ, जीरा, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको लैक्टेशन इंक्रीज करने में हेल्प करती है। दीज आर लैक्टोबॉक्स। ये आपको यूट्रस को वापस बैक टू शेप लाने में भी हेल्प करते हैं, ये आपको लैक्टेशन में भी हेल्प करते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ मेडिसिन फॉर्म में भी जो है चीज़ें पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होती है जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। सो वन कैन टेक इट फॉर 6 months 1 year, जब तक उनको लैक्टेशन करना है बेबी के साथ में कंटिन्यू, तब तक वो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड इवन किसी को लैक्टेशन कम भी होता है तो भी मेरा सजेशन उनको ये है कि उसको आप मेडिसिन की तरह से बेबी को देते रहो। चाहे बेबी का उससे पूरा एपेटाइट जो है उसका, वो चाहे उससे पूरा फुलफिल ना हो रहा है उसका हंगर, स्टिल वो मेडिकेशन की तरह से बेबी के पेट में जाना चाहिए। मतलब ट्राई करते रहना चाहिए, भले हम कितना भी दें। और बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि 6 months तक बेबी को एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना होता है। इवन वाटर इज नॉट टू बी गिवन सेपरेटली, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। क्योंकि इंडियन सोसाइटी में एक और मिथ है कि बच्चे को पैदा होते ही चम्मच चटाना होता है या हनी शहद दे देते हैं, which could be a source of big infections. So that is not to be done. हमको भी यहाँ पर पूछते हैं कई बार पेशेंट, तो वो रिचुअल्स हैं वो ठीक है, बट मेडिकल साइंस तो उसके लिए नो ही कहती है। क्योंकि 6 months तक बच्चे को सिर्फ मदर मिल्क ही देना चाहिए, चाहे मदर सिक है, इल है, इवन देन द ब्रेस्ट फीडिंग इज टू बी कंटिन्यूड। और अगर कांस्टेंट ट्राइज के बाद भी अगर मदर मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स, मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स दैट आर इम्पैक्टिंग हर कि वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है? मेडिकेशंस अवेलेबल हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेडिकेशंस अवेलेबल। जनरली ऐसा नहीं होता है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस ना हो। जनरली स्ट्रेस है या फिर टेंशन भी है जो इस चीज़ को रोकता है? नहीं, ये सिर्फ एफर्ट्स कम है और कुछ नहीं है। इट इज़ नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय स्ट्रेस और योर साइड। सिर्फ वो आपका एफर्ट्स कम है। यहाँ पर मैं यही चीज़ बोलूँगी, अगर जिसने इनिशियली गिव अप कर दिया उसका आप समझें कि फिर आगे नहीं हो पाएगा, वो देन इट इज़ डिफिकल्ट, देन बेबी इज डिपेंडेंट ऑन द easy milk thing which is getting from bottle or कटोरी चम्मच। जब आपकी बॉडी वापस बैक टू नॉर्मल डेज आ जाती है, व्हेन यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, क्या हमारे पीरियड्स उसी पॉइंट से वापस आ जाते हैं या फिर इट टेक्स अ टाइम एंड देन उसके बाद शुरू होते हैं पीरियड्स? देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस चल ही रहा है। मतलब मेरी 20 years जर्नी में मैंने ये देख लिया कि 20 साल पहले डिलीवरी के बाद में पीरियड्स जो हैं वो 6 महीना 1-1 साल तक नहीं आते थे, और आज हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद में पीरियड जो हैं वेरी नेक्स्ट मंथ दे आर कमिंग बैक। सो वन शुड बी मोर कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज वापस जहाँ से भी आपका पार्टनर के साथ में आपका स्टार्ट होता है रिलेशन, वहाँ से आपको वापस से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज और उस सब के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा बन जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको केयरफुल रहना है। पीरियड्स अब जल्दी स्टार्ट होते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो गया है, अभी रुकते नहीं है। पहले लैक्टेशनल एमेनोरिया होते थे, जब तक मदर फीड कर रही है तब तक नेचुरली जो है वो पीरियड्स नहीं होते थे और मदर एक तरह से इम्यून होती थी फॉर अनदर प्रेगनेंसी। नाउ दिस इज नॉट द सीन। तो जनरली आपकी एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में गैप होना चाहिए? यस, होना चाहिए। और ये गैप कितना होना चाहिए? आइडियली पहले 3 years बोलते थे कि होना चाहिए, अभी तो हम ये बोलते हैं कि ठीक है बहुत इम्प्रूव होगी ये टेक्निक्स। अगर हम सी सेक्शन से भी बेबी कर रहे हैं तो अब जो है वो सुचर मटेरियल्स अच्छे हो गए हैं। बैक टू बैक अगर प्रेगनेंसीज आ भी जाती है, 1-1.5 साल के गैप में भी आ जाती है, तो उसके ऊपर पहले वाले स्कार के ऊपर ऐसा कोई बहुत प्रेशर नहीं आता है, वो अच्छा हील और रिकवर हो चुका होता है बाय देन। बट स्टिल सोशल और आपका फैमिली एंड पर्सनल थिंग,
वो सारे फैक्टर्स अगर हम देखें तो एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप तो होना चाहिए, नहीं तो आप जस्टिस ही नहीं कर पाओगे चाइल्ड रेजिंग में। ओके जब बच्चा एक न्यूबॉर्न होता है, एज यू सेड कि मदर के लिए भी वो एक बहुत नया एक्सपीरियंस है उस चीज़ को समझना और उसको हैंडल करना और टेक केयर करना, तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अनइंटेंशनली एक मदर और फादर कर जाते हैं जो वो अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फ्यू पीरियड्स? इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि बेबी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, वो है कि फीडिंग के बाद में बेबी को आपको बर्प ज़रूर करना है, क्योंकि बच्चा जो है वो एयर सक करता है साथ में। जब भी वो फीड ले रहा होता है तो एयर सक करता है, चाहे बॉटल फीड है चाहे ब्रेस्ट फीड है। तो उसको अपराइट पोजीशन में लेके देयर आर फिक्स्ड वेज ऑफ डूइंग इट कि कैसे उसको बर्प कराना होता है, कुछ एक्स्ट्रा एयर है वो सारा बाहर आ जाए। अदरवाइज कभी कभी एस्पिरेशन के चांसेस जो है वो बच्चे के बन जाते हैं और उससे रेयरली जो है वो बेबी की डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी डेंजरस, वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जनरली घरों में सब जने जानते होते हैं, सबको पता है कि ये एक प्रैक्टिस है, कि उनको रीज़न नहीं पता है बट ये पता है कि हाँ फीड करने के बाद में बेबी को एक बार बर्प कराना होता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम उनके जो वैक्सीनेशंस वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम हो, पेडियाट्रिशियन के साथ में उनके चेक्स हों। न्यूबॉर्न्स में जॉन्डिस वगैरह बहुत कॉमन होते हैं, तो वहाँ पर आपको केयरलेस नहीं रहना है थोड़ा सा। जैसे आपके पेडियाट्रिशियंस या न्यूनेटोलॉजिस्ट आपको गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलना है। देन बेबी का जेस्टेशन मैटर करता है, यानी कि वो मैच्योर बेबी है या थोड़ा सा प्री मैच्योर है। जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा केयर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस, मोर प्रोन फॉर जॉन्डिस, तो उनकी केयर थोड़ी डिफरेंट तरह से है। और जो मैच्योर बेबी हैं उनकी डिफरेंट है। तो जैसे आपके न्यूनेटोलॉजिस्ट आपको गाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनका अलग से केयर करना है। अदरवाइज़ मसाज करने में या इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पर बेबी को आप थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हो वहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुल रहो। जनरली ये चीज़ें ट्रेंड लोगों के हाथ में होती हैं। करेक्ट, राइट। आपने भी प्री मैच्योर बेबी के बारे में बताया, रीजंस क्या होते हैं प्री मैच्योर बेबी होने के, और इज दिस समथिंग एज अ कपल वी शुड बी वरीड अबाउट? यस, प्रीमेच्योरिटी इज़ अ बिग थिंग। प्रीटर्म डिलीवरीज के जो रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें से कॉमन रीजंस हैं कि अंदर वाटर लेवल जो है वो कभी बहुत ज़्यादा हो जाए किसी रीजन से, सो एक्सेस वाटर होने से वो बैग जो है वो अर्ली रप्चर हो जाता है, लीक हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस, यूरिनरी इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शंस जो हैं नीचे के एरिया में अगर वो हैं तो उसकी वजह से भी कई बार जो है वो जल्दी डिलीवरी हो जाती है। ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज हैं, ट्रिपलेट्स तो जनरली आजकल हम नहीं देखते, बट ट्विन प्रेगनेंसीज हैं जो हमारे पास IVF में कई बार देखी जाती हैं, तो वहाँ पर क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो प्रीटर्म डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। और प्री मैच्योर बेबी को क्या स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है हॉस्पिटल में? हाँ, 34 वीक्स से पहले अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो बेबी के लंग्स उतने मैच्योर नहीं होते हैं, उनका फंक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, which is the last organ to be developed and the first organ to be required after birth. क्राई करने के लिए फर्स्ट ऑर्गन लंग्स ही चाहिए होते हैं। तो लंग्स जो है अगर वो बहुत डेवलप नहीं है तो उसके लिए उनको सर्फेक्टेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ इंजेक्शन से। हम जनरली प्रेगनेंसी टाइम में ही मेडिसिन जो हैं वो दे के इस तरह से रखते हैं पेशेंट्स को कि बाई चांस अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए तो बेबी के लंग्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहें। एंटीनेटल स्टेरॉइड्स वगैरह हम थोड़ा लिबरली यूज़ करते हैं इसके लिए। हाँ, वो पेशेंट को पहले से हम एक्सप्लेन करके कि ये हम क्यों दे रहे हैं उनको, और हम पहले से देते हैं बिकॉज जहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसीज हैं या जहाँ पर और कोई ऐसा हमको रिस्क फैक्टर पहले से दिख रहा है जहाँ प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, सो वी कीप मोर केयरफुल दोज पेशेंट्स। ओके, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मदर को कब तक रूटीन चेकअप करवाना चाहिए और इसका क्या इंटरवल होता है? इट अगेन डिपेंड्स हाउ आर यू रिकवरिंग फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब एक आपका मेडिकल पार्ट हो गया, देन दूसरा आपका साइको और इमोशनल वाला पार्ट हो गया। समटाइम्स पेशेंट्स आर गेटिंग पोस्टमार्टम ब्लूज, तो उस केस में आपको थोड़ा सा लंबे समय तक काउंसलिंग और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है। सो डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर, बस लेकिन घरों में कंसेप्ट थोड़ा सा इस तरह का होता है कि आफ्टर डिलीवरी ये फील करते हैं कि बस अब तो हो गया, अब डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड देन पीपल टेक इट इन ग्रांटेड मैनर कि ठीक है नींद नहीं पूरी हो रही, नहीं हो रही है, कोई नहीं, हमारे तो 4 बच्चे थे, हमारे 6 बच्चे थे, कंपैरिजन, तो अपने खुद के एग्जाम्पल देखे, तो वो सब ठीक है, लेकिन ये एट द सेम टाइम आपको ये समझना होगा कि पहले में और अभी में बहुत सारे फ़र्क हैं, बहुत सारे फ़र्क हैं। तो आपको थोड़ा सा अभी के टाइम के अकॉर्डिंग मोल्ड करना होता है पेरेंट्स को भी या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी, एंड अदरवाइज डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर। हाँ, ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि कोई बहुत अलग से लैक्टेशन कंसल्टेंट्स नहीं है इंडिया में या पोस्टमार्टम कंसल्टेंट्स नहीं है जो आपको साइक लेवल पे बहुत हेल्प कर दे, बट येस साइकोलॉजिस्ट आर देयर, साइकेट्रिस्ट आर देयर, योर गायनेकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज देयर। ओके, तो अगर आप
खुद से फिट नहीं फील कर रहे हो तो तब तक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और जहाँ तक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात है, ये भी एक मिथ है कि आपको आयरन कैल्शियम बाद में नहीं लेना है, अब उसकी रिक्वायर्ड नहीं है, बेबी इज़ ऑलरेडी आउट, क्योंकि लैक्टेशन में आपकी बॉडी की नीड, सप्लीमेंट्स की नीड जो है वो प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा होती है। तो जब तक आप बेबी को फीड कर रहे हैं तब तक आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है वो भी कंटिन्यू करने हैं। इसी अराउंड कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हो? लाइक आपने भी जैसे मेंशन किया कि आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसके अलावा ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कंटिन्यू करते रहना चाहिए? इट डिपेंड्स आपकी बॉडी में क्या चीज़ की ज़रूरत है। जो रूटीन बेसिस पे वो आयरन और कैल्शियम है, फोलिक एसिड की अब ज़रूरत जनरली नहीं होती है। और अदरवाइज इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन विटामिन B12 और विटामिन डी और समथिंग, वो एक स्पेसिफिक नीड पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज आयरन कैल्शियम आर सफिशिएंट। आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो एक मिथ है कि वो लोग नहीं करते हैं। और लैक्टेशन अगर आपको लगता है कि कहीं थोड़ा डेफिशिएंट है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास में कुछ मेडिसिन, कुछ हर्बल वेज होते हैं जिससे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन था मेरा, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या ये चीज़ आप प्री प्लान्ड करके चल सकते हो कि आपकी डिलीवरी आ जाए और आपको ये प्रिकॉशंस लेके चलने हैं, या यूजुअली डिलीवरी ऑल ऑफ अ सडन ही होती है एंड यू डोंट गेट टाइम टू मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ कि आज आपको वो पेन को कंट्रोल करना है? जनरली डिलीवरीज जो है वो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9 मंथ्स पे होती हैं। 240 डेज 280 डेज़ का जो उसका टोटल टाइम होता है, -15 डेज़ हम एक लेके चलते हैं बफर के लिए कि 2 वीक्स पहले से कभी भी कोई सिम्टम आ सकता है। अगर हम प्रीमेच्योर डिलीवरी को छोड़ दें, वो कभी भी हो सकती है, उनको छोड़ दें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो 2 वीक्स माइनस से हम स्टार्ट कर देते हैं काउंट डाउन सॉर्ट ऑफ। तो एक घरों में कंसेप्ट होता है कि एक बैग सब बना के रख लेते हैं कि अगर इन केस अगर हमको इमरजेंसी में कभी हॉस्पिटल जाना पड़ गया तो हमारा, तो उसके लिए ज़रूर लोग हमसे सजेशन ले लेते हैं कि उस बैग में हमने क्या क्या रखना है, या आपके हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ें जो आप प्रोवाइड करते हो, तो वो हम उनको गाइड कर देते हैं। राइट। अदरवाइज जनरली हॉस्पिटल स्टे जो होता है वो 1 to 2 डेज़ का होता है, वेदर इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी और C-सेक्शन। ओके, तो उसके लिए आपको एज सच कुछ बहुत प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको अपने सिम्टम्स को समझना थोड़ा सा होता है, वो भी हम पहले से गाइड करते हैं पेशेंट्स को। सिम्टम्स मतलब एक होते हैं लेबर पेन्स, एक होता है वाटर ब्रेक होना, एक आपको बेबी मूवमेंट के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखनी है, थोड़ा विजिलेंट रहना है उसको लेके, एंड वन इज ब्लीडिंग और स्पॉटिंग। ओके, सो पेन इज लाइक यू फील लाइक वन कैन फील लाइक टमी के ऊपर कुछ बैंड लाइक सेंसेशन आया है ना, कुछ बांध दिया, जैसे बेल्ट बांध दिया टाइट, वैसा फील, या फिर एकदम सडनली जो है आपका यूट्रस, आपका लोअर पार्ट ऑफ टमी जो है वो हार्ड हो जाता है, देयर इज अ हार्डनिंग। ऐसे फील के साथ में आपको या तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वाली फील आ सकती है, या इन जनरल एब्डोमिनल क्रैम्प वाला फील आ सकता है। सो दैट वे जनरली लेबर पेन्स आर परसीव्ड। इट कुड बी बैक पेन समटाइम्स, जस्ट अ बैक पेन, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, वैसा भी कभी कभी होता है। सो ये जो पेन्स होते हैं ये कांस्टेंट नहीं होते हैं, दे कम एंड देन दे गो अवे, सो दे आर रिदमिक। स्टार्ट होते हैं वो पहले, जैसे अभी एक कंट्रैक्शन आया चला गया, देन इट इज कमिंग बैक इन हाफ एन आवर। धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और ये जो इंटरवल है ये शॉर्टन होता जाएगा। हो सकता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको जो पेन हो रहे हैं वो इस तरह से हो रहे हैं कंट्रैक्शंस कि एवरी 10 मिनट्स यू आर हैविंग 1 कंट्रैक्शन एंड हैविंग द सेम फील। सो लेबर पेन में आपको जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी में और इवन सेकंड में भी आपको अच्छा टाइम मिलता है, गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू रीच हॉस्पिटल। सो मीनवाइल यू कैन कॉल इन इमरजेंसी नंबर्स और टू योर डॉक्टर डायरेक्टली, जैसे भी आपकी फैसिलिटी अवेलेबल है वैसा करके, और आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं। उतना टाइम जनरली मिलता है, फास्ट नहीं होता है। जनरली लेबर पेन जो है वो रहते हैं 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स। अगर सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो फिर वो हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन हो, बट स्टिल 4-5 आवर्स जनरली आपको मिलते हैं। सो इट शुड नॉट बी वेरी हरी काइंड ऑफ थिंग, है ना। आप अपना टाइम ले सकते हैं, आराम से बात करके हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। अगर वाटर ब्रेक होता है तो उसमें जनरली आपको फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचना होता है। और ऐसे केस में अगर डिले हो तो बॉडी अपने आप को कैसे प्रिवेंट करे? नहीं, बॉडी अपने आप को ऐसे प्रिवेंट नहीं कर सकती है, वो आपको हॉस्पिटल जाना ही है। ठीक है, उसमें आप अपनी डिले हो जाए मतलब कितने टाइम में पहुंच जाना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए? एज सून एज पॉसिबल। जहाँ पर हमको थोड़े से जो केसेस हमको हाई रिस्क लगते हैं कि यहाँ पर वाटर ब्रेक जल्दी होने का हमको पहले से कुछ थोड़ा सा एक लग रहा है कि प्रेडिक्शन है, वहाँ पर हम पहले पेशेंट को एडमिशन की भी एडमिशन भी बताते हैं। द पेशेंट इज स्टेइंग आउटसाइड, आउट ऑफ सिटी,
या बहुत दूर है हॉस्पिटल से कि पहुंच ही नहीं पाएंगे इमरजेंसी आवर्स में, तो उनको पहले से एडमिट करते हैं. ओके एंड देन यू शुड कीप एन आई ऑन योर बेबी मूवमेंट्स. उस पर भी आपको बहुत रिजिडली, बहुत स्ट्रेस लेके बेबी मूवमेंट पे नहीं फोकस करना है. इट शुड बी अ कंफर्टेबल एंड कूल थिंग कि आप रूटीन में अभी आपके पास मोबाइल और बहुत सारे गैजेट्स हैं जहाँ पर एक मार्क आप कर सकते हैं कि जैसे आपको एक मूवमेंट फील हुआ. वो बहुत स्लाइटेस्ट ऑफ द मूवमेंट भी हो सकता है, यानी कि फिंगर फ्लिकरिंग जो होता है वैसा. तो वो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक मार्क कर दें कि कितने मूवमेंट्स आपको हो रहे हैं. तो जनरली 10 आवर्स में 10 मूवमेंट्स होने चाहिए. जनरली 25-30 से ज़्यादा ही मूवमेंट होते हैं, बट मिनिमम नंबर जो है वो इतना होना चाहिए. अगर इससे कम मूवमेंट है सो देन यू शुड सी योर डॉक्टर. ओके जो लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट या लेस फीटल मूवमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो वो एक आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है. कभी कभी और कोई सिम्टम इनमें से नहीं है, बट आपको सडनली जो है वो हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगा और थोड़ा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जैसा दिखा, सो दैट इज़ अगेन अ साइन ऑफ लेबर. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साइन या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने हॉस्पिटल पहुंचना. ओके. और डिलीवरी के बाद सिंस हमारी बॉडी पे इंजेक्शंस लगते हैं टू इंड्यूस द पेन और टू हैंडल दैट प्रेशर, उसके बाद जब हमारा जो फर्स्ट वॉक की हम बात करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू द पेन जब आप डिलीवर करते हो, यस, हाउ वुड यू सजेस्ट टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर टू मेंटली प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर बोथ? देखिए, अगर सी सेक्शन है तो वो कट आपका लोअर टमी पे आना है. अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो वो आपका नीचे पेरिनियम पे आना है. बिकॉज 2.5 से 3 किलो का बच्चा आप जहाँ से भी बाहर लेकर आएंगे बॉडी से, वो कहीं पे कट तो आना है. हालांकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में अभी भी ये कंसेप्ट है कि वो लोग जो है वो डेलिब्रेट कट नहीं देते हैं. सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, कट नहीं देते, बट वो दे देना चाहिए. हम उसको एपिजियोटमी बोलते हैं. वो एक प्लान कट जो होता है दैट इज बेटर देन अ लॉट ऑफ वेयर टेयर, है ना. अगर आपने एक प्लान कट नहीं दिया तो इधर उधर कहीं पर भी टेयर हो जाएगा. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर. तो ये प्लान, तो अब उसके बाद में नेचुरली कहीं पर भी कट है और स्टिचेस हैं, तो जो फर्स्ट वॉक होगा वो थोड़ा पेनफुल तो होगा. होगा, ठीक है. तो मुझे लगता है नॉर्मल डिलीवरी में जो मदर इतना पेन बेयर कर लेती है, नॉर्मल लेबर वाले जो कंट्रैक्शंस जिसने बेयर कर लिए पूरे लेबर पेन्स, उसके लिए ये पेन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. ओके, वो तब तक इतना वो टॉलरेट कर चुकी होती है कि नाउ शी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस. करेक्ट. सी सेक्शन में भी जनरली जो टेक्निक ऑफ सेक्शन अभी हम यूज़ करते हैं, ये भी मैंने बताया जैसे एवोल्यूशन का प्रोसेस चल ही रहा है. Correct. पहले हम जो सूचर मटेरियल यूज़ करते थे या जो टेक्निक यूज़, उसके कंपैरिजन जो अभी हम करते हैं, देन पेशेंट्स आर वेरी कंफर्टेबल नाउ. तो उनके लिए ये कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं होती है. थोड़ा सा प्लस कुछ सपोर्ट के साथ में, जैसे अगर किसी का बहुत ही हैंगिंग सा लूज टमी है तो उसको थोड़ा सपोर्ट देके, बेल्ट के साथ में थोड़ा हाथ से सपोर्ट देके हम उनको अगर पहले से थोड़ा काउंसलिंग देते हैं तो वो जनरली अच्छा इसको टॉलरेट कर पाते हैं. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. या जब बच्चा बॉर्न होता है और बच्चे को माँ के पास छोड़ा जाता है, उसके बाद क्या बाकी लोगों को बच्चे को टच करना अलाउड होना चाहिए? बिकॉज अभी ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द एनवायरनमेंट. प्रॉपर सैनिटेशन के साथ में कर सकते हैं. इफ समबडी इज सफरिंग विद सम इलनेस लाइक जुकाम खांसी कुछ ऐसा है तो मास्क लगा के आ जाए, या फिर थोड़ा दिन अवॉइड कर ले, ना आए. अदरवाइज समबडी इज कीपिंग हेल्दी तो सैनिटाइजेशन के साथ में बच्चे से मिल सकते हैं. अगर आज आपने कुछ भी सीखा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे इसी तरह का पेरेंटिंग कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके. एटलीस्ट एक पर्सन के साथ ये कंटेंट ज़रूर शेयर करें जिससे डॉक्टर मोनिका शर्मा की इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए. हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे डेली पेरेंटिंग टिप्स शेयर करते हैं. आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं. इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू.